गुड मॉर्निंग क्रिश। गुड मॉर्निंग मैम। देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। गुड मॉर्निंग मानसी। गुड मॉर्निंग मैम। तो देखो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हम लोग देखो नॉर्मली कंसाइनमेंट हम लोगों ने स्टार्ट किया था लास्ट दिन, पार्टनरशिप जो हम लोग का चल रहा था कंप्लीट होने के बाद, बट वो वाला जो है ना ये एक्चुअली एक्स्ट्रा क्लास के हिसाब से चल रहा था ये क्लास। तो इसमें हम लोग अलग टॉपिक करेंगे। फ्राइडे और वेडनेसडे जो है वो सेम टॉपिक चलेगा, जैसे कि अभी कंसाइनमेंट चल रहा है। यहाँ पर कुछ छोटा छोटा टॉपिक है जो हम लोग थर्सडे थर्सडे करेंगे। जैसे कि आज हम लोग सीखेंगे एवरेज ड्यू डेट, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है। तो हम लोग एवरेज ड्यू डेट सीखेंगे। तो अभी थर्सडे थर्सडे एवरेज ड्यू डेट होगा जब तक ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कुछ दूसरा टॉपिक होगा, लेकिन ट्यूसडे और फ्राइडे सेम टॉपिक चलेगा, जैसे कि अभी कंसाइनमेंट चल रहा है, ठीक है, वो रेगुलर क्लास में। और ये जो हम लोग का एज अ एक्स्ट्रा क्लास है, यहाँ पर हम लोग छोटा छोटा टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एवरेज ड्यू डेट, ठीक है। और कंसाइनमेंट भी होगा जैसे हो रहा है, और वो होगा फ्राइडे और ट्यूसडे को। तो एक बार मैंने क्लियर कर दिया, नहीं तो फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि आज कंसाइनमेंट है कि नहीं। तो आज हम लोग कंसाइनमेंट नहीं कर रहे, ठीक है। आज हम लोग करेंगे एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्या है, एवरेज ड्यू डेट का कंसेप्ट क्या है? सबसे पहला बात है कि हमें ये समझना चाहिए कि एवरेज ड्यू डेट क्या है। तो एक चीज देखो यहाँ पर लिखा क्या है, मतलब टॉपिक का नाम क्या है, एवरेज और ड्यू डेट, ठीक है। तो ड्यू डेट का मतलब क्या होता है? ड्यू डेट का मतलब होता है जिस दिन हमें किसी को कुछ पेमेंट करना है, जिस डेट पे, या फिर हमें किसी से पेमेंट मिलता है, तो जिस डेट पे पेमेंट करना है या पेमेंट मिलेगा उसे हम लोग बोलेंगे ड्यू डेट। अगर उस ड्यू डेट को हम लोग एवरेज कर ले तो उसे बोलते हैं एवरेज ड्यू डेट, ठीक है। अब ये एवरेज ड्यू डेट क्यों किया जाता है, तो इसको हम लोग पहले एक एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे पहले समझेंगे कंसेप्ट को, ठीक है। जैसे मान लो मिस्टर एक्स, ठीक है, मिस्टर एक्स है, इन्होंने जैन में जिनसे भी कुछ परचेस किया है, मान लो उन्होंने जनवरी में परचेस किया है 36,500 का कुछ प्रोडक्ट, ठीक है। और उसके बाद जैन 7 में परचेस किया है इसका डबल कर लेते हैं, दैट इज कितना हो जाएगा, इसका डबल कर लेते हैं 36,500 इंटू 2, 73,000, ठीक है। इतने का इन्होंने कुछ परचेज किया है, मिस्टर एक्स परचेज, ठीक है। ये इनका परचेज है, दो डेट मैंने दिया है, दो डेट पे ये इनका परचेज दिया हुआ है। अच्छा, अब इन्होंने जिनसे भी परचेज किया है उनको पेमेंट भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो क्रेडिट में परचेज किया है, तो ये सारे परचेज का पेमेंट कब करना है? तो मिस्टर एक्स परचेज Jan 1 को इतना इतना, एंड पेमेंट मेड ऑन, या फिर पेमेंट, ऐसे लिखते हैं, पेमेंट आफ्टर 10 डेज, ठीक है। पेमेंट करना है आफ्टर 10 डेज, 10 डेज बाद पेमेंट करना है। मतलब जिनसे भी इन्होंने परचेस किया है उन्होंने बता दिया है, ठीक है, आप जब भी लो 10 दिन बाद दे दो। मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस 10 डेज को हम लोग बोल सकते हैं क्रेडिट पीरियड, ठीक है। क्रेडिट पीरियड बोल के भी चाहो तो यहाँ ऊपर लिख सकते हो, जैसे कि देखो यहाँ पर, यहाँ लिख दिया क्रेडिट पीरियड, ठीक है। क्रेडिट पीरियड का मतलब होता है कि जितने दिन के लिए हमें उधार मिल रहा है, ठीक है। क्रेडिट पीरियड का टर्म्स क्या है, पेमेंट आफ्टर 10 डेज, मतलब जब भी खरीदते हैं हमें 10 डेज बाद पे करना है। अगर नहीं कर पाते हैं, डिले होता है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं इन केस ऑफ डिले, ठीक है। अगर डिले होता है 10% इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट, 10% पर एनम, हाँ ऐसे लिखो, 10% पर एनम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। 10% पर एनम इंटरेस्ट देना पड़ेगा इन केस ऑफ डिले, एंड इन केस ऑफ अर्ली पेमेंट, अर्ली पेमेंट 10% पर एनम रिबेट,
विल गेट, ठीक है, ये कंडीशन में सेल हुआ है, ठीक है। मिस्टर एक्स ने जिनसे भी कुछ परचेस किया उन्होंने बताया है कि आप 1 तारीख को ले रहे हो तो 10 दिन बाद देना है, मतलब कौन से डेट को देना पड़ेगा, 11th Jan को, ठीक है। अभी तुम लोग स्टोरी सुनो सिर्फ, ठीक है, उसके ये इसी में पूरा ये एवरेज ड्यू डेट का कंसेप्ट है, ये स्टोरी समझ में आ जाएगा, एवरेज ड्यू डेट क्यों कर रहे हैं वो भी समझ में आ जाएगा, कैलकुलेशन तो इसका आसान है, ठीक है। तो 1 Jan को खरीदेंगे तो 10 दिन बाद यानी 10 डेज बाद यानी 11th Jan को पे कर देना चाहिए, ठीक है। और अगर 7th Jan को ले रहे हैं तो आफ्टर 10 डेज यानी कि 17th Jan को पे कर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा वो भी बता दिया है, अगर डिले करते हैं तो इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम रखा है। और अगर अर्ली पेमेंट करते हैं, मतलब मान लो कि 10 दिन के पहले ही पेमेंट कर दिया, अगर अर्ली पेमेंट करते हैं तो फिर कुछ रिवॉर्ड भी तो मिलना चाहिए, तो रिबेट मिलेगा, ठीक है, रिबेट मिलेगा, ऐसा बोला हुआ है। जैसे फिर से हम बोलेंगे, तुम लोग अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह देखोगे ना तो वहां पर देखना कि अगर अर्ली करते हो तो रिबेट मिलेगा, और अगर डिले करते हो तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो कितना होता है वो कैलकुलेट करके दिया हुआ रहता है, ठीक है। अब इसी चीज को अगर हम लोग थोड़ा सा टाइम लाइन में दिखाते हैं, मतलब अगर हम लोग इस चीज को पूरा ड्रॉ करके दिखाते हैं तो ये कैसे देखने में होगा, देखो यहाँ पर फर्स्ट परचेज हुआ है Jan 1 को, ठीक है, कितने का परचेज हुआ है, फर्स्ट परचेज हुआ है 36,500 का, ठीक है। उसके बाद परचेज हुआ है कब, Jan 7, इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं 7th Jan को परचेज हुआ है, कितना, 73,000 का, ठीक है। अच्छा, अब ये पेमेंट अगर सही सही करते हैं, मतलब ना तो अर्ली ना तो डीले, ठीक है, बात समझो, अगर ये वाला पेमेंट अगर हम लोग सही सही करते हैं, ना तो अर्ली करेंगे ना तो डीले करेंगे, तो इसका पेमेंट कब होना चाहिए, इसका पेमेंट होना चाहिए हम लोगों का, यहाँ पर करते हैं 11th को, ठीक है, आफ्टर 10 डेज, तो यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि ये 11th Jan है, तो यहाँ पर अगर पेमेंट होगा तो क्या कितना पैसा देना पड़ेगा, सिर्फ 36,500। देखो ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर हम लोग 10 डेज बाद देते हैं, क्योंकि रूल्स क्या है 10 डेज बाद देना है, अगर उससे आगे या उससे बाद में देते हैं तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा या रिबेट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट तो पता है ना, डीले करेंगे तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, रिबेट क्यों मिलता है, आगे देने से क्या होता है, बिजनेसमैन को अच्छा रहता है ना, उनको अगर पेमेंट अर्ली मिल जाए तो बहुत ही अच्छा बात है। किसी ने मुझे बोला कि मुझे पेमेंट आज देंगे, ठीक है, या फिर मान लो 25 तारीख को, आज 20 तारीख है, किसी ने बोला 25 और आज ही दे दिया, तो ऑब्वियस सा बात है कोई भी इंसान के लिए वो बेटर होता है, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है, पैसा आने से सभी को ठीक लगता है, ठीक है, तो ये नॉर्मल सा बात है। और बिजनेसमैन की तरफ से देखो तो उनका क्या होता है ना कि इन्वेस्टमेंट का मैटर होता है, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं स्पेशली, ठीक है, उनके लिए क्या होता है, प्रोडक्ट फिर से खरीदना, इन्वेस्टमेंट, तो जो भी हो तो रिबेट मिलता है, अर्ली नहीं तो कोई अर्ली पे क्यों करेगा, अपना कैश आउटफ्लो क्यों करेगा अगर कुछ बेनिफिट नहीं है तो अगर 11th Jan को पे कर रहे हैं तो अगर इंटरेस्ट के तरफ से देखें तो हम लोग को 0 इंटरेस्ट देना है, ठीक है, कुछ नहीं देना है, इसलिए मैंने +0 कर दिया, मतलब कुछ भी इंटरेस्ट नहीं देना है, ठीक है। अगर हम लोग इसके बाद किसी दिन देते हैं, सपोज अगर हम लोग 12 जनवरी को देते हैं या फिर 13 जनवरी को देते हैं, ठीक है, या फिर 14th को या फिर 15th को या फिर 16 को या फिर 17 को, ठीक है, इतना तक ही करते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, समझाने के लिए। अगर इनमें से किसी डेट में पे करते हैं ये वाला पैसा, अभी हम इसी का बात कर रहे हैं, ये वाले परचेज का बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या हमें कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा इंटरेस्ट, ठीक है। कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, देखो कैसे पता चलेगा, हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करके देखते हैं, देखो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कहाँ कैलकुलेट करें, चलो यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाते हैं। जैसे अगर हम लोग 12th को देते हैं तो एक दिन डिले हुआ, सोचो मुझे देना था 11 तारीख को पेमेंट, लेकिन मैंने कब दिया, 12 तारीख को, तो अगर मैंने एक दिन एक्स्ट्रा लिया तो मुझे एक दिन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा जितना अमाउंट हमें पे करना था, ठीक है, उस पे 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा साल भर का, ठीक है।
10% है अगर कोई 1 साल डिले करता है, यानी कि 12 मंथ्स। कैसे पता चला? बिकॉज ऑफ पर एनम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 1 साल के डिले पे 10%, मतलब अगर किसी ने 100 रुपए पेमेंट करने हैं तो उसे 10 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अगर वो 1 साल यानी कि 12 मंथ्स डिले कर रहा है। लेकिन हम लोग कितना डिले कर रहे हैं? हम लोग तो 1 दिन डिले कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट आ रहा है इसको कैलकुलेट करोगे तो कितने दिन का इंटरेस्ट मिलेगा? अगर इस पे 10% लगा देते हैं तो हमें जो इंटरेस्ट मिलता है ये कितने दिन का है? बता सकते हो ये कितने दिन का है? ये जो इंटरेस्ट दिख रहा है ये कैलकुलेट करने पे ये कितने दिन का निकल के आएगा? जब 10% पर एनम है, मतलब सालाना या ईयरली, ठीक है। तो ये जो 3650 है ये कितने दिन का इंटरेस्ट निकलेगा? 365 डेज का है। 365 डेज का है। मुझे कितने दिन का चाहिए? 1 दिन का चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे? डिवाइडेड बाय 365 करेंगे तो 1 दिन का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर हम इसको डिवाइडेड बाय 365 कर देंगे तो मुझे 1 दिन का मिलेगा इंटरेस्ट। तो कैसे लिखेंगे इसको? तुम लोग डिवाइडेड बाय 365 भी लिख सकते हो, या फिर जो मतलब ऐसे करके लिखते हैं ना, एक ही बात है, ऐसे लिखते हो तुम लोग ऐसे, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। 365 का इंटरेस्ट है, डिवाइडेड बाय 365 इंटू 1 डे करेंगे तो 1 दिन का इंटरेस्ट मिल जाएगा। देखो कितना होता है 1 दिन का इंटरेस्ट? 10 रुपया, ठीक है। मतलब 1 दिन देरी होने पे 10 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब अगर हम लोग इस डेट पे पेमेंट करेंगे तो हमें +10 देना पड़ेगा। तो इस दिन पे करेंगे तो कितना देना पड़ेगा? बार बार कैलकुलेट किए बिना भी तो हम लोग निकाल सकते हैं। अगर 1 दिन का, क्योंकि इंटरेस्ट रेट में तो कोई चेंजेस है नहीं, इक्वल है, तो अगर 1 दिन डिले होने पे 10 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है तो 13 यानी 2 दिन डिले हो गया, 11th के जगह 13, तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? बिना कैलकुलेट किए भी तो निकाल सकते हैं ना। क्योंकि ये देखो 36,500 पे 10% लगाया तो ये आ गया हम लोगों का 365 डेज का इंटरेस्ट। तो पर डे का 10 रुपीज, तो 1 दिन का 10, ये 2 दिन हो गया तो कितना होगा? बिना कैलकुलेट किए भी बोल सकते हो ना, डायरेक्टली बोलो कितना होगा? 20 करेक्ट। 2 दिन का 20। अगर इस डेट को देंगे तो कितना हो जाएगा? अगर 13 के जगह 14 को देते, क्योंकि मुझे 17 तक मैंने ड्रॉ किया है तो इतना तक हम समझाएंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? और 1 दिन एक्स्ट्रा 30, ठीक है। 10 करके बेसिकली इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ होगा तो 10, यहाँ होगा तो और भी 10, ठीक है। चाहो तो कैलकुलेट करके देख लो, नहीं तो हम ये बोलना चाह रहे बिना कैलकुलेट किए भी तो हम लोग मतलब बेसिक नॉलेज से बता सकते हैं ना। नहीं तो कैलकुलेट करना चाहो करो, कैसे कैलकुलेट होगा? सेम यही वाला कैलकुलेशन रहेगा। यहाँ 1 के जगह 2 लिख देना, 2 के जगह 3 लिख देना, 3 के जगह 4 लिख देना, आंसर आते जाएगा, ठीक है। तो वही हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पर 30 रुपीज, यहाँ पर डिले हुआ तो 40 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यहाँ पर डिले हुआ तो 50 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और यहाँ पर डिले हुआ तो 60 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। ये कंसेप्ट हो गया। तो ये मैंने क्या बताया, फर्स्ट वाला परचेज में अगर हम लोग डिले करते हैं तो वो कैसे होगा। अब हम लोग ये एजम्पशन के साथ चलते हैं कि अगर सेकेंड वाला परचेज का पेमेंट हम लोग अर्ली करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। सपोज सेकेंड वाला परचेज का पेमेंट अगर हम लोग अर्ली करते हैं तो क्या होगा। वैसे इसका पेमेंट कब होना चाहिए? आफ्टर 10 डेज यानी 17th को होना चाहिए। तो अगर हम लोग ये पेमेंट, अगर हम लोग ये वाला पेमेंट इस डेट को करते हैं तो हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा या फिर हमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसी दिन को पेमेंट करने का बात था, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग इस दिन को पेमेंट नहीं करके, हम ये कंसेप्ट ना हम दो तरीके से समझा रहे हैं। इसका पेमेंट को हम डिले करके समझा रहे हैं, इसका अर्ली करके समझा रहे हैं, ताकि दोनों चीज हम तुम लोग को समझा पाए, ठीक है। इसी वजह से ऐसा नहीं है कि पहला वाला ही डिले होगा दूसरा अर्ली होगा, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। हम जस्ट तुम लोग को समझा रहे हैं कि अगर पहला पेमेंट डिले हुआ तो कैसा होता है, और अगर ये पेमेंट सपोज अर्ली हुआ तो क्या होगा, ठीक है। तो दोनों कंसेप्ट को लेके समझाना है, इसीलिए एक को मैंने डिले वाला दिखा दिया, एक को अर्ली वाला दिखा दिया, ठीक है। अब ये पेमेंट जो है 73,000, इसको अगर हम लोगों ने 16th को पे कर दिया तो हमें कितना रिबेट मिलेगा, ठीक है। मतलब 1 दिन आगे दे दिया, तो अगर 16th को हम लोग पे कर रहे हैं तो हमें रिबेट मिलेगा। पहले तो ये समझ लो रिबेट मिलेगा, रिबेट यानी छूट। क्यों? मुझे 17th को किसी को पैसा देना था, मैंने उसको 16th को दिया, तो मैंने बोला देखो मैंने आपको 1 दिन पहले ही दे दिया, तो कुछ तो डिस्काउंट कीजिए, बोलते हो ना, कुछ तो डिस्काउंट कीजिए। तो ये एक्चुअली वर्ड यहाँ पर होना है रिबेट, छूट, ठीक है। तो 73,000 है, ठीक है। 73,000 रुपीज पे हमें कैलकुलेट करना है कितना छूट मिलेगा। तो छूट का रेट भी हमें 10% ही दे रखा है, ठीक है। मैंने दोनों ही 10% लिया है। तो 73,000 पे अगर 10% कैलकुलेट करोगे, ठीक है,
तो ये कितना आ जाता है, ये हो गया 7,300। ये पूरे एक साल का छूट कैलकुलेट होता है क्योंकि ये 10% पर एनम है, ठीक है। लेकिन मैंने तो एक दिन पहले दिया है तो मुझे एक दिन का छूट मिलेगा थोड़ी ना, मुझे 1 ईयर का छूट मिल जाएगा। तो 1/365 या फिर डिवाइडेड बाई 365 कर लो, एक ही बात है। तो कितना निकल के आ गया 20। और ये तो होगा ही, देखो इसका डबल है ना, तो कैलकुलेशन मतलब मैथमेटिकली कैलकुलेशन देखो तो इसका डबल है, तो ये 10 का डबल 20 हो जाएगा। बाकी ये रिबेट है और ये इंटरेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लिखते हैं, तो मुझे यहाँ पर कितना रुपए कम देना पड़ेगा 20। मतलब इसका कैलकुलेशन भी समझ लो कैसे होता है, ये नीचे लिख देते, ठीक है। यहाँ पर ये वाला मतलब ये वाला भी समझ लो कैसे होता है। अगर हम लोग यहाँ पर पे करते हैं तो हमें देना पड़ेगा 36,500। अगर यहाँ पेमेंट करेंगे तो 36,500 प्लस 10, यहाँ पर होगा तो 36,500 प्लस 20, 36,500 प्लस 30, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज इंटरेस्ट अमाउंट। 36,500 प्लस 40, 36,500 प्लस 50, 36,500 प्लस 60, इस तरह से पेमेंट होगा। और अगर रीबेट का देखें, रीबेट में फिर कैसे कैलकुलेशन होगा, माइनस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि कम देना पड़ेगा ना, रीबेट का मतलब छूट होता है। तो इसका मतलब हम लोगों को कितना देना पड़ेगा, यहां देंगे तो 73,000 इस डेट पे, यहां देंगे तो 73,000 माइनस 20 करने से जितना आएगा उतना देना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेट होगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज फिर से बोलो तुम लोग, अगर हम 15 को देते हैं तो मुझे कितना रिबेट मिलेगा, मतलब जिसे छूट बोलते हैं, मुझे कितना रिबेट मिलेगा अगर हम लोग 15 को देते हैं तो? बोलो 15 को देंगे तो कितना होगा? 40 मिलेगा। 40 मिलेगा, करेक्ट। अच्छा एक सेकेंड हम ये देख लेते हैं, एक मिनट। यहाँ पर 17 का हुआ तो मेरा 0 हो जाएगा, यहाँ पर 20 रुपीज हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर करेंगे तो 40 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हो जाएगा, मतलब 20 करके ही बढ़ रहा है ना, तुम लोग चेक करके देख लो। यहाँ 2 डेज लगा देना, 2 दिन पहले 15 को कर दिया 2 दिन पहले, तो 20 एंड 20, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर से 20 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 60, ठीक है। फिर से 20, यहाँ पर कितना हो जाएगा 80 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा, और यहाँ पर होगा तो 100 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा, और यहाँ पर होगा तो 120 का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन करके भी तुम लोग देख सकते हो। ये देखो, एक दिन पहले करेंगे तो 20 रुपए का डिस्काउंट, तो 2 दिन पहले करेंगे तो 2 बार 20 रुपए, ठीक है। यहाँ पर 3 20 रुपए, यहाँ पर 4 20 रुपए, यहाँ पर 5 20 रुपए, यहाँ पर 6 20 रुपए, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। हम लोगों ने अभी जस्ट इतना समझा कि अर्ली पेमेंट और जो है हम लोग का डीले पेमेंट करने पे किस तरीके से कैलकुलेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक चीज देख सकते हैं, ये अब एवरेज ड्यू डेट हमें क्या बताएगा, एवरेज ड्यू डेट हमें ये बोल रहा है, देखो अगर हम लोग इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं तो इसमें एक ही प्रॉब्लम है, क्या है, ये काफी टाइम टेकिंग है। देखो मैंने ऐसे डेटा लिया है कि तुम लोग 10 10 20 इस तरीके से लिख पा रहे हो, ठीक है, डबल कर पा रहे हो। लेकिन अमाउंट जब बहुत ज्यादा होता है या अलग अलग अमाउंट होता है, मैंने तो यहाँ पर 2 ही अमाउंट लिया जिसमें एक 10 है, एक 20 निकल के आया। लेकिन जब बहुत सारे अमाउंट में सेल परचेज होता है, ठीक है, बहुत सारा अमाउंट है, मतलब मार्केट में बहुत सारे लोगों को, मुझे किसी को कितना पैसा पेमेंट करना है, किसी का क्रेडिट टर्म्स कुछ और है, किसी का क्रेडिट टर्म्स कुछ और है, किसी का इंटरेस्ट रेट कुछ और है। ये तो मैंने एक ही पर्सन का दिखा दिया, मिस्टर एक्स का, उन्होंने एक ही पर्सन से लिया, ऐसा ही कंसेप्ट में मैंने करवाया। 10 दिन के बाद पेमेंट करना है, ऐसा भी तो हो सकता था, इसका 10 दिन, इसका 15 दिन। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि मार्केट में परचेज का जो कंसेप्ट है वो इतना आसान नहीं है। एक ही पर्सन से ले लिए, मतलब बिजनेस रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, एक ही पर्सन से ले लिए, उन्हीं को पेमेंट करना है, वही 10 दिन ही है, वही 10%, ऐसा नहीं हो सकता ये 10 है और ये मान लो 8% है। तो कैलकुलेशन कितना सारा हो जाएगा, सोचो। ये तो मैंने एक आसान सा डेटा लिया और सिमिलर टाइप ऑफ डेटा लिया तो आसानी से कैलकुलेट हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब हमें मार्केट में ABCD बहुत सारे A to Z बहुत सारे लोगों को पेमेंट करना है, सबका क्रेडिट टर्म्स अलग अलग है, अमाउंट अलग अलग है, इंटरेस्ट या रिबेट का कैलकुलेशन अलग है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब एक कैलकुलेशन रखना कि मुझे कब किनको कितना पेमेंट करना है, डीले करने से कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, अर्ली करने से कितना रिबेट देना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे पेमेंट को हम लोग एक ही डेट पे दे सकते हैं, ठीक है।
जब सारे पेमेंट को एक ही डेट पे देंगे तो वो जो डेट निकल के आता है उसे हम लोग बोलते हैं एवरेज ड्यू डेट। मतलब यहाँ पर इसी छोटे एग्जांपल से पहले समझो, अगर हम लोग टोटल पेमेंट को एक डेट पे करना चाहते हैं, ठीक है, क्या ये सही रहेगा टोटल पेमेंट को एक ही डेट पे करना? वही तो हमें देखना है कि बात मतलब सेम रहता है कि अलग हो जाता है। देखो टोटल पेमेंट कितना है, 36,500 प्लस 73,000, ठीक है। टोटल पेमेंट हम लोग को करना है 36,500 प्लस 73,000, तो यहाँ पर हो गया 1,09,500। अगर ये टोटल पेमेंट बार बार नहीं करके, अगर ये टोटल पेमेंट हम लोग ऐसे एक डेट पे कर दे ताकि हमारा ना तो कोई लॉस हो ना तो कोई गेन हो। मतलब लॉस कब होगा, अगर हम लोग पेयर के हिसाब से देख रहे हैं, मिस्टर एक्स के तरफ से देख रहे हैं, तो वो तो पेयर है, तो लॉस क्या होगा, उनको इंटरेस्ट देना है वो उनका लॉस है, उनका रीपेट हो जाए अगर वो उनका प्रॉफिट है, ठीक है। तो हमें एक ऐसा डेट ढूंढना है जहां पर पेमेंट करने से ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा, वो कौन सा डेट है वो देखना है हमें, ठीक है। तो वो कौन सा डेट है बता सकते हो, वो कौन सा डेट है? जैसे कि देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ऐसा कौन सा डेट है जहां पर हम लोगों का रीबेट और इंटरेस्ट मिलके जीरो हो जा रहा है? चेक करके यहां से देख के तुम लोग बता सकते हो ऐसा कौन सा डेट है जिस डेट पे हम लोग का रीबेट और इंटरेस्ट मिलके जीरो हो जा रहा है। ये तो इंटरेस्ट है, यहाँ पर क्या है, ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है पूरा का पूरा, है ना। और ये क्या है, ये रीबेट है। मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा डेट है जहां पर रीबेट वाला अमाउंट और इंटरेस्ट वाला अमाउंट नेट होके जीरो हो जा रहा है? जस्ट तुम लोग को देखना है, देख के बताना है, बोलो ध्यान से देख के बताओ, बता सकते हो ऐसा कौन सा डेट है? हम तो बोल रहे हैं इंटरेस्ट का अमाउंट और रीबेट का अमाउंट मिलके जीरो हो जा रहा है, चेक करके देखो ना। 15 15th को, करेक्ट। ये देखो 40 और 40, ठीक है, ये मिलके क्या हो गया, जीरो हो गया। मतलब अगर वो 15th को पे करते हैं टोटल अमाउंट, सोचो अगर वो 15th को पे करते हैं टोटल अमाउंट, तो इस परचेस के हिसाब से उनको 40 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और इस परचेस के हिसाब से इनका 40 रुपीज का रिबेट हो जाएगा, दोनों मिलके नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होगा। मतलब ओवरऑल उनको यही पेमेंट करना पड़ रहा है, ना तो ज्यादा ना तो कम। क्योंकि देखो अगर वो इस ये वाले परचेज के लिए ये डेट चूज करते हैं तो उन्हें 40 का डिस्काउंट मिलेगा, और ये वाले परचेज के लिए अगर वो ये डेट चूज करते हैं उन्हें 40 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब उनका पेमेंट कैसे कैलकुलेट होगा, 36,500 प्लस 40 प्लस 73,000 माइनस 40, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट होके उतना ही पेमेंट हो गया। मतलब एवरेज ड्यू डेट ये वाला है, ठीक है, एवरेज ड्यू डेट ये वाला है। मतलब ड्यू डेट्स कौन कौन से है, ड्यू डेट्स है ये वाले, ठीक है, ये सब ड्यू डेट्स है कि अगर 11 को पेमेंट किया तो क्या होगा, 12 को किया, 13 को किया, 14, जैसे मैंने 17 तक लिया है, तो ये सब ड्यू डेट्स है। तो एवरेज ड्यू डेट मतलब ऐसा एक डेट जिस डेट पे पेमेंट करने से ना तो कोई इंटरेस्ट का जो है, मतलब इंटरेस्ट इन्हें देना पड़ रहा है, ना तो इनको कोई रिबेट का बेनिफिट मिल रहा है। इंटरेस्ट दे रहे हैं लेकिन उसका कोई लॉस भी नहीं है, रिबेट ले रहे हैं लेकिन उसका कोई बेनिफिट भी नहीं है, फिर भी एक डेट। तो ये कैलकुलेट करने का क्या मतलब है, ऐसे करके क्या फायदा है? फायदा ये है मल्टीपल परचेज जब हो रहा है, ठीक है, तब उनको प्रॉब्लम होगा ना इतने सारे चीजों को याद रखने के लिए कि मुझे कब कितना पेमेंट करना चाहिए। तो एक सिंगल डेट निकालते हैं जिसमें ना तो देने वाले का लॉस है ना तो लेने वाले का लॉस है, ठीक है। अब जो ले रहे हैं उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो देख रहे हैं कि मुझे 40 रुपीज, अगर जो ले रहा है उसके तरफ से सोचो तो उनके लिए 40 का लॉस है, उनके लिए लॉस है क्योंकि उनको रिबेट देना पड़ेगा, लेकिन उनको 40 रुपीज मिल भी तो रहा है। मतलब एवरेज ड्यू डेट हमें एक ऐसा डेट कैलकुलेट करके देता है जिस डेट पे हमारा क्या हो जाता है, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन हो गया। मतलब इंटरेस्ट और पेमेंट, मतलब देखो ये दो चीज हो जाता है ना, पेयर के तरफ से सोचे, जो पेयर है उनके तरफ से सोचे तो इंटरेस्ट उनके लिए लॉस है, ठीक है, और रिबेट जो है उनके लिए गेन है, जो पेयर है। लेकिन जो जिनको पैसा मिल रहा है, ठीक है, जो रिसीवर है, ठीक है, जो रिसीवर है उनके तरफ से अगर सोचे तो इंटरेस्ट उनके लिए गेन है, ठीक है, और रिबेट जो है, रिबेट उनके लिए लॉस है, उनको छूट देना पड़ेगा, ठीक है, रिबेट उनके लिए लॉस है। तो जो भी हो हम लोग किसी भी तरह से सोचे, फिलहाल तो मैंने एक्स को परचेजर बोला है, मिस्टर एक्स ने परचेज किया तो पेयर के तरह सोच रहे हैं। तो मतलब मिस्टर एक्स को क्या हुआ, अलग अलग डेट का कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं हुआ। अगर हम 11 तारीख को नहीं दे पाते हैं, 12 को देते हैं तो कितना देना पड़ेगा, 13 को देते हैं, तो उनको क्या हुआ, उनको एक ऐसा डेट मिल गया जिस डेट पे ये दोनों पेमेंट वो कर देंगे। लेकिन उनका वही बात होगा जो अगर ये टाइम पे करने पे जो होता,
टाइम पे करने पे भी हमें इतना पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। और अगर हम लोग इस डेट पे करते हैं 15 अगस्त, ठीक है, तो भी हमारा टाइम पे ही हो जाएगा, ठीक है। मतलब तब भी हमारा क्या हो जाएगा, जैसे इसके लिए अर्ली हो जाएगा 10 डेज ऐड यानी 17, और इसमें 10 डेज ऐड करने से 11, ये डिले हो रहा है, ये अर्ली हो रहा है, लेकिन इसका कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और रिबेट निकल के आ रहा है जो कि न्यूट्रल होके जीरो हो जा रहा है। इसी वजह से अगर वो एवरेज ड्यू डेट निकाले तो उनको इतने सारे डेट के कैलकुलेशन याद रखने का जरूरत नहीं, वो सिर्फ इतना अगर याद रखेंगे कि हम 15 को पेमेंट करेंगे तो उनके लिए इंपैक्ट वही आएगा अगर वो एक पेमेंट डिले करते हैं और एक रिबेट वाला करते हैं, जैसा होगा वैसा, ठीक है। तो मल्टीपल डेट्स याद रखने का जरूरत नहीं होता है, मल्टीपल इंटरेस्ट मल्टीपल रिबेट का कैलकुलेशन का जरूरत नहीं होगा। तो एवरेज ड्यू डेट जो है हमें मेनली इसी चीज में हेल्प करता है पता करने के लिए कि हम लोग ऐसा कौन सा डेट ऐसा कैलकुलेट कर ले जिसपे हमारा पेमेंट करने पे नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होगा। अब इसका एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है जिसके थ्रू से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो हम यहाँ पर दिखाते हैं, देखो हमें इस तरीके से अलग अलग करके थोड़ी ना ढूंढना है, ये तो मैंने समझाया। अब देखो यहाँ पर हम लोग इसको कैसे करके मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोगों को कॉलम्स बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा ट्रांजैक्शंस डेट, ठीक है, इसी क्वेश्चन से हम समझाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ड्यू डेट, ठीक है, यहाँ पर ड्यू डेट, यहाँ पर लिखेंगे डेज फ्रॉम अर्ली ड्यू डेट, ठीक है। ये समझा देते हैं क्या होता है, ये कॉलम्स हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अमाउंट और प्रोडक्ट हम पहले समझा देते हैं कि मैथमेटिकली इसमें कैसे 14th निकाल ले। तो हम लोग के पास दो ही ट्रांजैक्शन डेट है, एक जैन 1 है और एक जैन 7 है, ठीक है। और इसका ड्यू डेट था 11 जैन। ड्यू डेट का मतलब होता है जितने दिन बाद पेमेंट करना है, ठीक है। तो 10 दिन बाद, यहाँ 10 दिन बाद, यानी इनका 17th हो जाएगा, ठीक है। अब डेज फ्रॉम अर्ली ड्यू डेट हमें हमेशा लेना चाहिए। क्या हम लोग जैन 11 की जगह दूसरा कोई डेट लेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा? होगा, कोई भी डेट लो सॉल्व होगा, लेकिन हमेशा कोशिश करो कि अर्ली ड्यू डेट जो है वो लेने का। ट्रांजैक्शंस में मतलब ड्यू डेट में जो अर्ली ड्यू डेट है उससे कैलकुलेशन करने से आसान होता है, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा डेज फ्रॉम अर्ली ड्यू डेट। अर्ली ड्यू डेट से हमें डेज कैलकुलेट करना है, अर्ली ड्यू डेट टू ड्यू डेट, ठीक है। अर्ली ड्यू डेट कौन सा है? 11th ऑफ जैन, ठीक है। तो 11th ऑफ जैन से 11th ऑफ जैन कितना दिन होता है? 0 डेज होता है। और 11th ऑफ जैन से 17th ऑफ जैन कितना दिन होता है? 6 डेज होता है, ठीक है। माइनस करके देख लो, 11 जनवरी से 11 जनवरी कितना दिन होता है? 0 डेज। 11 जनवरी से 17 जनवरी होता है 6 दिन, ठीक है। अमाउंट कितना है? 36,500, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 73,000, ये गिवन है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब हो जाएगा डेज इनटू अमाउंट, ठीक है, ये करना पड़ेगा। तो ये 0 हो जाएगा, इसमें 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 3 18 43, ठीक है। ये 40 नहीं, ये शायद मेरा गलत कैलकुलेशन हो गया। नहीं, कितना आ रहा है देख लेते हैं हम एक बार, ओरली कर रहे, पता नहीं गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। चलो ठीक है, 438। तो यहाँ पर लिख दिया 438000, इसको ऐड कर लेना है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर हम लोग अमाउंट को भी ऐड करेंगे, तो 36,500 और 73,000, ठीक है। तो ये कितना निकल के आ गया? 1,09,500, ठीक है। अब हमें ड्यू डेट कैलकुलेट करना है, तो ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट होगा? यहाँ पर लिखना है बेस डेट, ठीक है। बेस डेट का मतलब ये जहां से कैलकुलेशन हो रहा है, तो बेस डेट कौन सा कैलकुलेट करना है? हमेशा अर्ली ड्यू डेट, ठीक है। तो डेज फ्रॉम एक्चुअली लिखना चाहिए डेज फ्रॉम बेस डेट। बेस डेट कौन सा होना चाहिए? अर्ली ड्यू डेट, ठीक है। तो बेस डेट प्लस यहाँ पर लिखेंगे टोटल ऑफ प्रोडक्ट, total of product divided by total of amount, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? बेस डेट कितना लिया है हम लोगों ने? 11th ऑफ जैन। अच्छा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है? 4,38,000। टोटल ऑफ अमाउंट कितना है? 1,09,500, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा देखते हैं। 11th ऑफ जैन 4 डेज, ठीक है, 4 डेज आ गया। अब 4 डेज इसमें ऐड कर लेंगे तो ये कितना आ गया? 15th ऑफ
जैन, ठीक है, 15th ऑफ जैन आ गया। देखो हम लोग का यही वाला आंसर आया था ना, 15th ऑफ जैन, ये हम लोग का एवरेज ड्यू डेट हो जाएगा। ये हम लोग का मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इस पे इस स्ट्रक्चर पे डालने से हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, अभी इस स्ट्रक्चर को भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। हम लोगों ने ड्यू डेट कैसे निकाला, अर्ली ड्यू डेट में हम लोगों ने ऐड किया टोटल ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट मतलब क्या था, डेज इंटू अमाउंट, ये हम लोग का प्रोडक्ट था। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट करना है। अब देखो अमाउंट अमाउंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर किस चीज का आएगा, डेज का ही आएगा। तो बेस डेट में अगर हम लोग ये वाला डेज ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज ड्यू डेट। तो हम लोग को लिख लिख के इस तरीके से कैलकुलेट करने का थोड़ी ना जरूरत है, हम लोग को ये स्ट्रक्चर, ये जो मेथड है इसे फॉलो करना पड़ेगा। ये मेथोडोलॉजी है, ठीक है, कि हमें इस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो क्या करना है, पहले ट्रांजैक्शन डेट ले लेना है, ड्यू डेट देख लेना है, और हमें डेज कैलकुलेट करना है, डेज फ्रॉम बेस डेट। बेस डेट हमेशा अर्ली ड्यू डेट लेना चाहिए, तो आसान होगा। क्या हम लोग अर्ली ड्यू डेट नहीं लेके कुछ और डेट लेंगे तो आंसर नहीं आएगा, कुछ और डेट लेने से भी आंसर आएगा। जैसे कि हम दिखाते हैं, सपोज हम लोग इसको 10th ले लेते हैं। ठीक है, हम एक बार दिखा देते हैं ताकि तुम लोग को समझ में आए, आएगा कि आंसर नहीं आएगा। जैसे हम फिर से यहाँ पर लिखते हैं ट्रांजैक्शन डेट, ट्रांजैक्शन डेट, ये सब कॉलम है। ठीक है, ये सब तो कॉलम है और कुछ नहीं। देखो ड्यू डेट, और यहाँ पर डेज फ्रॉम बेस डेट। ठीक है, अब बेस डेट क्या लोगे, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन हमेशा क्वेश्चन का अर्ली ड्यू डेट लेना चाहिए। तो अब हम ले लेते हैं जैन 10। ठीक है, जो कि इसका ड्यू डेट था नहीं, फिर भी क्या क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व होगा, आंसर भी सेम आएगा। ठीक है, अमाउंट, और यहाँ पर लेते हैं प्रोडक्ट, देखो आंसर आता है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रांजैक्शन डेट था 1st ऑफ जैन और 7th ऑफ जैन। ठीक है, ड्यू डेट आया था 11th ऑफ जैन, 17th ऑफ जैन। ठीक है, अब 10 तारीख से लेके अब डेज फ्रॉम बेस डेट, बेस डेट अगर हम लोगों ने जैन माना है तो हमें कैलकुलेशन कैसे करना है, कैलकुलेशन करना है जो भी बेस डेट लिया है वहां से लेके ड्यू डेट तक। तो 10 जैन से 11 जैन, एक दिन, 10 जैन से 17 जैन, 7 दिन। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट तो जो है क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, हमें मेरे क्वेश्चन के हिसाब से कुछ इतना है। अब प्रोडक्ट कैसे होगा, अमाउंट इंटू डेज, तो ये मल्टीप्लाई करो, 36,500 हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करने से। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई करने से आता है 5,11,000। ठीक है, अब ऐड कर लेते हैं 36,500, तो कैलकुलेट होके आ गया 5,47,500। सेम फॉर्मूला यूज करना है हम लोग को यहाँ पर। ड्यू डेट का ड्यू डेट इक्वल टू हो जाएगा बेस डेट, जो कि हम लोगों ने 10th ऑफ जैन लिया है, प्लस यहाँ पर करना है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय अमाउंट, और अमाउंट आ रहा है 1,09,500। ये तो हम लोग ने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है। अब हम लोग चेक करते हैं कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1,09,500, तो ये आ गया 5 डेज। तो 10th जैन प्लस 5 डेज। ठीक है, अब ये 5 डेज ऐड हो जाएगा तो 15th ऑफ जैन। जैसे कि मैंने बोला, आंसर हमें ये सॉरी, ये ना मैंने ड्यू डेट लिख दिया, ये एवरेज ड्यू डेट होगा, एवरेज ड्यू डेट। ठीक है, तो आंसर हम लोग कोई भी डेट ले आएगा, लेकिन ये जीरो होने से क्या हुआ तुम लोगों का, अभी तो दो दो डेट है इसीलिए ऐसा लग रहा है कि क्या फर्क है, लेकिन जब 4-5 होगा तो एक जीरो होगा तो जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन में एडलेस करोगे। यहाँ तो सिर्फ जीरो था तो यही लिख दिया। ठीक है, यहाँ 2 डेटा था ऐड कर लिया, जब 4-5 डेटा होगा तब जीरो होगा तो बेटर होगा ना, टाइम बचेगा। इसीलिए हमेशा क्वेश्चन में जो अर्ली ड्यू डेट है उसे ही हमें लेना चाहिए। ठीक है, जो अर्ली ड्यू डेट है उसे ही हमें लेना चाहिए, इससे हमारा कैलकुलेशन आसान होगा। ठीक है, तो ये प्रोफोर्मा है, जिस प्रोफोर्मा को यूज करके हमें ड्यू डेट को कैलकुलेट करना है, मैथमेटिकल प्रोफोर्मा। ठीक है, इसको यूज करना है, और इसका कंसेप्ट भी मैंने बता दिया। हम लोग कहाँ से कैलकुलेट करें, हम लोग जो भी बेस डेट लिए हैं उसमें हम लोग ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर रहे हैं, डेज। ठीक है, और ये डेज कैसे निकल के आ रहा है, जो हमारा प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय अमाउंट करके, तो उस डेज को ऐड करने से हमें एवरेज ड्यू डेट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट होगा वो हम लोगों ने देख लिया कि हमें कैसे कैलकुलेट करना है, और ये क्यों किया जाता है उसका तो मैंने ये सारा स्टोरी बताया। ये ऐसा एक डेट हमें कैलकुलेट करके देगा जिस डेट पे अगर हम लोग पेमेंट करते हैं, या हम लोग रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होगा। ठीक है, अब हम लोग एवरेज ड्यू डेट को जो है थोड़ा सा लिखवा देते हैं, इस पे हमें क्या क्या नोट डाउन कर रखना चाहिए। तो देखो यहाँ पर लिखते हैं पहला पॉइंट, एवरेज ड्यू डेट मीन्स such
equated date on which a single total payment may be made in lieu of different payment on different date without any loss or gain of interest to either पार्टी। ठीक है, तो देखो आज स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने कंसेप्ट सीखा वही चीज मैंने लिखवा दिया ताकि तुम लोग को भी पता रहे कि तुम लोग कर क्या रहे हो। ठीक है, एवरेज ड्यू डेट क्या होता है? एवरेज ड्यू डेट मींस सच इक्वेटेड डेट, मतलब ऐसा एक इक्वल डेट, मतलब ऐसा डेट जो हमारे लिए कोई लॉस प्रॉफिट नहीं लाएगा और मतलब सिंगल सिंगल पेमेंट करने पे भी जो होगा, अगर हम लोग टोटल पेमेंट को उस डेट पे करते हैं तो भी सेम कंसेप्ट ही रहेगा, इक्वेटेड डेट ऑन विच ए सिंगल टोटल पेमेंट। लेकिन वो टोटल पेमेंट के लिए एप्लीकेबल है, इतना समझो। ठीक है, वो सिंगल पेमेंट के लिए नहीं होता है। सिंगल टोटल पेमेंट मतलब जैसे यहाँ पर 2 पेमेंट था ना, उसको ऐड कर दिया हम लोगों ने, 1,09,500 का पेमेंट करना है इस डेट पे। इस डेट पे इंडिविजुअल इंडिविजुअल पेमेंट नहीं करना है, इस डेट पे 1,09,500 का पेमेंट करना है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। देखो, सिंगल टोटल पेमेंट मे बी मेड इन ल्यू ऑफ डिफरेंट पेमेंट ऑन डिफरेंट डेट, अलग अलग डेट पे अलग अलग पेमेंट के जगह सिंगल टोटल पेमेंट को हम लोग इस डेट पे, इस इक्वेटेड डेट पे जो कर देते हैं, इसी को एवरेज ड्यू डेट बोला जाता है। इसमें ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस होता है, इंटरेस्ट का या रिबेट का, जो भी बोलो, विदाउट एनी लॉस और गेन ऑफ इंटरेस्ट टू आइदर पार्टी। ठीक है, मैंने यहाँ रिबेट लैंग्वेज यूज नहीं किया, तुम लोग कर सकते हो, क्योंकि देखो आइदर पार्टी बोल दिया है ना तो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, मतलब पेयर हो या रिसीवर हो, दोनों के लिए ना तो लॉस है ना तो गेन है। ठीक है, कभी कभी हम लोग इंटरेस्ट रिबेट को भी इंटरेस्ट बोल सकते हैं, मतलब इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट पेड। ठीक है, अगर हम लोग को इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, जैसे इसको हम लोग रिबेट के जगह ये लैंग्वेज भी यूज कर सकते थे, रिबेट के जगह हम लोग इसे ये भी यूज कर सकते हैं, इसे रिबेट के जगह लिख सकते हैं, ये है इंटरेस्ट पेड और ये है इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, वही रिबेट होता है। ठीक है, तो इसीलिए बोला है इंटरेस्ट पे या पे, ना तो लॉस होता है ना तो इंटरेस्ट का गेन होता है, जो कि हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखा कि कैसे होता है, कैलकुलेट करके एक एग्जांपल के थ्रू से देख लिया। अब एवरेज ड्यू डेट कैसे निकाला जाता है? एवरेज ड्यू डेट इक्वल टू बेस डेट प्लस माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। ठीक है, अब प्लस तो मैंने तुम लोग को सिखाया अभी जो एग्जांपल लिया, लेकिन मैंने तुम लोग को माइनस नहीं सिखाया। क्या माइनस भी होता है? होता है। माइनस कब होगा? देखो माइनस कब होगा, माइनस करने का ना जरूरत नहीं है, ये कंसेप्ट में है तभी हम लिखवा रहे हैं। माइनस करने में बहुत सारा झमेला है, क्यों है? माइनस कब होगा? सपोज अगर हम लोग ये ड्यू डेट को 17th मान लेते, ठीक है, तो हमें 17 से 11 बैक में आना पड़ता, जब बैक में आता तो यहाँ पर डेज को नेगेटिव में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब झमेला का बात हो जाता है, ये हमें करने का जरूरत नहीं है, अगर कोई क्वेश्चन में आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन तुम लोग फालतू का 17 क्यों लोगे? क्योंकि 17 टू 17 तो 0 हो जाएगा, बट इससे इसमें आओगे 6 डेज, ये नेगेटिव में हो जाएगा, तब वो माइनस में आएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग बैक कैलकुलेशन करें, 17 से 11 में जा रहे हैं, मतलब हम लोग 17 जैन से 11 जैन में आ रहे हैं, इसीलिए वो नेगेटिव में दिखाना पड़ेगा। तो अगर नेगेटिव होता है सपोज, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव में होगा, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, इसीलिए फॉर्मूले में लिखा हुआ है माइनस। लेकिन हम लोग इस चीज को पूरी अवॉइड करेंगे, हम लोग कभी माइनस वाला कंसेप्ट यहाँ पर जनरेट करेंगे ही नहीं, मतलब हम लोग कभी ऐसा डेट नहीं लेंगे जहां पर हमें बैक में कैलकुलेशन करना हो। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जहां पर हमें करना ही पड़ेगा,
तो बात अलग है, वो देख लेंगे जब क्वेश्चन आएगा तो। लेकिन इतना चीज तो क्लियर हो गया कि माइनस कब आता है, प्लस तो देख ही रहे कब आता है, माइनस कब आ जाएगा। अगर हम लोग बैक कैलकुलेशन में ऐसा कोई बेस डेट ले लेते जो हमें बैक कैलकुलेशन करने के लिए मतलब जरूरत होगा, तब हम लोग का आंसर माइनस में आएगा, अदरवाइज कभी नहीं आएगा। है तो मैंने लिखवा दिया, लेकिन माइनस को अवॉइड करोगे क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, इसका कोई जरूरत नहीं। हमेशा ऐसा डेट लो जो कि हमें प्लस में ही रखे, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे बेस डेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो भी हम बता देते हैं। बेस डेट होता है कुछ इस तरीके से कैलकुलेट, हाउ टू सिलेक्ट बेस डेट। हमें बेस डेट कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है, कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। जैसे मैंने बताया अर्ली ड्यू डेट ले लेंगे या फिर कुछ और लेंगे तो भी होगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा जो है टाइम टेकिंग हो जाएगा। या फिर अगर क्वेश्चन हमें कुछ बेस डेट बोल देना तो हमें वो ही फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन को अवॉइड करके तो हम लोग चल नहीं सकते। इफ गिवन इन क्वेश्चन देन फॉलो द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में बोल दिया है इस बेस डेट से सॉल्व करो, ठीक है, तो हम लोग वही बेस डेट लेंगे, क्वेश्चन के आगे तो हमारा नहीं चलेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है, हमारे ऊपर है कि हम लोग कौन सा डेट ले सकते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, कुछ नहीं बोल रहा है, देन टेक इन द अर्लियर ड्यू डेट ऑफ द गिवन ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन हमें दिए हुए रहेंगे, ठीक है, उसमें जो अर्लीस्ट ड्यू डेट होगा वही हमें ले लेना चाहिए जब हमें क्वेश्चन कुछ स्पेसिफिकली नहीं बता रहा है। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ बताएगा तो फॉलो द क्वेश्चन, वही लिखा है। और देखो वो मैंने करवाते टाइम भी बोला अर्ली ड्यू डेट लेने का फायदा क्या है। यहाँ दो में तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब 5-6 ट्रांजैक्शन हो जाएगा, एक आधा जीरो हो जाए तो हमारे लिए अच्छा है, कैलकुलेशन हमारा कम, ठीक है। ये हो गया थर्ड नंबर पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं फोर्थ, नंबर ऑफ डेज, ठीक है। अब ये क्या है, मतलब हम ये बता रहे हैं ये कैसे कैलकुलेट होता है। जैसे ये 0 हुआ, ये 6 हुआ, ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है वो हम बता रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ डेज इज कैलकुलेटेड, नहीं इसे लिखो काउंटेड। काउंटिंग कैसे होगा वो बताना चाहते हैं। काउंटेड फ्रॉम द बेस डेट टू द ड्यू डेट फॉर each transaction, excluding, ब्रैकेट में लिखो excluding base डेट, ठीक है। बेस डेट को एक्सक्लूड करके करना है। मतलब ये कैसे होगा देखो हम बताते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, 11th, ये वाला देखो 11 से 17, 11 से 11 जीरो होता है, ये तो समझ में आता है। 11 से जब हम लोगों ने 17 किया, ठीक है, तो हम लोगों ने कितना लिखा, 6 डेज लिखा, 7 डेज नहीं लिखा। मतलब हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, बेस डेट से लेके कैलकुलेट करना है। फिर मैंने ब्रैकेट में लिखा है एक्सक्लूडिंग बेस डेट, मतलब अगर 11 तारीख से लोगे तो 11, उसके बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 हो जाता है ना, फिर 7 हो जाता है। लेकिन एक्सक्लूडिंग द बेस डेट मतलब कितना हो जाएगा, 6। तो देखो यहाँ पर 6 इसीलिए हुआ। कैसा है कैलकुलेशन करने का रूल्स, नंबर ऑफ डेज इज काउंटेड फ्रॉम द बेस डेट
टू द ड्यू डेट फॉर ईच ट्रांजैक्शन एक्सक्लूडिंग द बेस डेट। मतलब 11 से का स्टार्ट है, 11 छोड़ दो, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट करना है, वही हम बता रहे हैं, इस तरीके से कैलकुलेट करना है। यहाँ पर भी सेम वही है, 11 से लेके 11, तो 11 से लेके 11 तो फिर काउंटिंग अगर करेंगे तो एक ही दिन हो रहा है, लेकिन देखो 11 से लेके 11 मतलब अगर हम लोग 11 को लेके चलते तो एक दिन तो होता है ना 11th डे, लेकिन हमें बेस डेट को एक्सक्लूड कर देना है, मतलब ये नहीं चलेगा, इसीलिए 0 हो रहा है, ठीक है। या फिर ऐसे देख लो 11 से 11, 11 से लेके 11, ठीक है, ये पूरा एक दिन हो जाएगा ना, पूरा एक 11 तारीख एक दिन हो गया, लेकिन हमें एक्सक्लूडिंग बेस डेट बोला है ना, इसीलिए 0 हो रहा है। लेकिन ये समझने में आसान होता है, लेकिन ये कंफ्यूजन होता है कि 11 से 17 7 ले या 6 ले, ये 0 तो हो ही जाता है कैलकुलेशन, इसमें गलत नहीं होता है, इसमें 6 लेना है, 7 क्यों नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन जो भी करते हैं एक्सक्लूडिंग द बेस डेट करते हैं। मतलब अगर 11 स्टार्टिंग है तो 11 को छोड़ दो, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक, ठीक है, इस एग्जाम्पल के हिसाब से। तो ये हमें ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमें अपना डेज को कैलकुलेट करना है। ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन जब 4-5 ट्रांजैक्शन होगा तब गलत हो सकता है। अच्छा, अब हम लोग 5th नंबर लिखते हैं, 5th नंबर पॉइंट, इफ ड्यू डेट इज अ हॉलीडे, ठीक है, अगर ड्यू डेट हम लोग का हॉलीडे है तो क्या होगा, मतलब समझ रहे हो, ड्यू डेट हॉलीडे का मतलब हो गया जिस दिन मुझे पेमेंट करना था उस दिन अगर कोई हॉलीडे आ गया, जैसे कि मान लो संडे हो गया, तो फिर ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन वगैरह कम होता है ना, मतलब ऑफिशियली काम बंद रहता है, या फिर कोई जैसे कि दूसरा भी कुछ हॉलीडे हो सकता है, मतलब वैसे संडे कैलकुलेट नहीं होगा, सॉरी हम संडे बता दिए, संडे कैलकुलेट नहीं होगा। हॉलीडे का मतलब जैसे पब्लिक हॉलीडे वगैरह है ना, जैसे कि 15th अगस्त हो गया, 26th ऑफ जैन हो गया, ठीक है, ये सब डेज के लिए बोला जा रहा है हॉलीडे जो होता है। तो उसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखते हैं फॉर ए पब्लिक हॉलीडे, मतलब जो हमें पता होता है कैलेंडर में जो लिखा हुआ रहता है ना, उस हिसाब से बोल रहे हैं। अच्छा, इंक्लूडिंग संडे ही लेना है, अच्छा इसमें इंक्लूडिंग संडे ही लेना है, मतलब संडे भी ऑफिशियल काम नहीं होता है, तो उसी हिसाब से कैलकुलेट करना है, ठीक है। हम पहले बोले थे ना इंक्लूडिंग संडे, वही रखो, संडे इंक्लूड करना पड़ेगा, मतलब पब्लिक हॉलीडे में संडे इंक्लूडेड होता है, हमें पता है बैंक वगैरह कोई भी काम जो है संडे को बंद होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर ए पब्लिक हॉलीडे इंक्लूडिंग संडे, अब पब्लिक हॉलीडे का मतलब जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं 15th अगस्त, ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है, 26th ऑफ जैन, ठीक है, रिपब्लिक डे है, या फिर 2nd ऑफ अक्टूबर, ये भी जो है हम लोग का छुट्टी रहता है, गांधी जी का बर्थडे है, तो ये सब डेज, ठीक है, जो पब्लिक हॉलीडे है, या फिर कुछ और भी अगर होगा तो मैंने 2-3 नाम लिखवाया है। तो पब्लिक हॉलीडे इंक्लूडिंग संडे अगर होता है तो उसमें ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट होगा, मतलब मेरा ड्यू डेट आ गया 15th अगस्त, तो मुझे क्या करना है, देखो क्योंकि ये नॉन हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे नॉन है, क्योंकि 15th अगस्त हमारा जो है इंडिपेंडेंस डे है, ये हमें पता है, 26 को रिपब्लिक डे है पता है, तो हमें पता होता है कि ये सब दिन जो है काम नहीं होता है, ये पब्लिक हॉलीडे है, तो इसके लिए हमें क्या बोला जा रहा है, आप एक दिन पहले पेमेंट कर दो। जैसे मान लो नॉर्मल सा बात कर रहे हैं, तुम लोग कॉलेज में एडमिशन लोगे या स्कूल में एडमिशन ले रहे हो, जो भी है, तो मान लो तुम लोग का स्कूल का लास्ट डेट है, या फिर मान लो एडमिशन का, कहीं भी एडमिशन कर रहे हो, लास्ट डेट बोला है 15th ऑफ ऐसे मान लो बोल रहा है 15th ऑफ अगस्त, लेकिन तुम लोग को पता है 15th ऑफ अगस्त जो है बैंक वगैरह बंद रहता है, अगर बैंक वगैरह में जाके ट्रांजैक्शन करना है, आज के डेट पे ऑनलाइन पे ये उतने इश्यूज नहीं होते हैं फिर भी, तो 15th ऑफ अगस्त जो है इस दिन हम लोग नहीं कर सकते हैं, ये लास्ट डेट है, तो फिर तुम लोग क्या करोगे, 14th को एडमिशन ले लोगे अगर लेना है तो, ठीक है, 14th को ले लोगे, 16th को तो हो नहीं सकता है क्योंकि लास्ट डेट ये है। अब हमें पता है कि इस दिन तो स्कूल खुला नहीं रहेगा या कॉलेज नहीं रहेगा खुला कि जाके हम लोग एडमिशन ले ले, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा दिमाग ही हमें बता देगा कि अगर जाना है तो 14th को लेना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर भी वही कंसेप्ट लगेगा कि ड्यू डेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 1 डे बिफोर का ड्यू डेट, ठीक है, तो ड्यू डेट के एक दिन पहले हमें अपना पेमेंट कर देना चाहिए, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन में, जैसे मान लो ये ट्रांजैक्शन का ये ड्यू डेट आता है 26 जनवरी, ठीक है, तो ड्यू डेट 26 जनवरी नहीं हो सकता है, हमें कितना लिखना चाहिए 25 जनवरी, क्योंकि हमें पता है 26 जनवरी पब्लिक हॉलीडे है, उस दिन कोई भी नॉर्मल काम
नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग का यहाँ पर ये चीज बता दिया है कि पब्लिक हॉलीडे या संडे अगर हो जाता है, अब क्वेश्चन में संडे है कि नहीं कैसे पता चलेगा, अगर क्वेश्चन बताएगा तो पता चलेगा, अदरवाइज कैसे पता चलेगा, फिर तो कैलेंडर निकाल के देखना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं करना पड़ता है। संडे अगर होगा, क्वेश्चन में बताया है तो फिर हमें संडे का इम्पैक्ट देना पड़ेगा, अदरवाइज ये सब तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो पॉइंट बी, अगर हम लोग का सडन हॉलीडे होता है, जैसे कभी कभी हो जाता है ना स्ट्राइक, लॉकआउट्स वगैरह, तो इसमें क्या होता है, हम लोगों ने सोचा नहीं था लेकिन अचानक से बंद हो गया, ठीक है, अचानक से बंद हो गया। जैसे मान लो कल तुम लोगों को कहीं एडमिशन लेना है, 21 है, ठीक है, और अचानक से कल स्ट्राइक हो गया, यही लास्ट डेट था, तुम लोग कल ही जा रहे थे एडमिशन लेने। अब क्या करेगा ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनको तुम लोग को और एक दिन देना चाहिए, ठीक है, उसके नेक्स्ट दिन देना चाहिए, क्योंकि ये तो सडन स्ट्राइक है ना, कुछ है तो नहीं, सडन स्ट्राइक है, तो सडन स्ट्राइक है तो उसके लिए एक दिन बाद, ठीक है, तो लॉजिकल है। अगर नॉन हॉलीडे है तो एक दिन पहले पेमेंट करो, पता नहीं था तो दूसरा दिन कर दो, ठीक है। तो इसी इसी हिसाब से यहाँ पर बना हुआ है लॉजिक, ठीक है, फॉर सडन हॉलीडे। और ये चीज बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी तुम लोग को यही चीज करना है, ठीक है। फॉर ए सडन हॉलीडे क्या हो जाएगा, ड्यू डेट इक्वल टू 1 day आफ्टर द ड्यू डेट, ड्यू डेट के एक दिन बाद पेमेंट करने से होगा, जैसे मैंने बोला, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखते हैं 6th नंबर, शायद देख लेते हैं, हाँ 6th नंबर। अब लिखेंगे हम लोग इसका फॉर्मेट, जो कि मैंने तुम लोग को ऑलरेडी एक फॉर्मेट से क्वेश्चन करके भी दिखा दिया, फिर भी फॉर्मेट थोड़ा सा हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे तो कॉलम बनने चाहिए, तो देखो है क्या क्या कॉलम बनना चाहिए। पहला बात है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने किसी पर्टिकुलर डेट पे कुछ परचेज सेल किया था, उससे हमें पैसा पेमेंट करना है या पैसा रिसीव करना है। तो जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब परचेज या सेल, ट्रांजैक्शन का एक कॉलम होगा, जब पेमेंट करेंगे ड्यू डेट का एक कॉलम होगा, कितना पेमेंट करेंगे तो अमाउंट का एक कॉलम होगा। ये सब तो नॉर्मल है, बाकी जो कुछ कैलकुलेशन है वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पर लिखेंगे ट्रांजैक्शन डेट पहला कॉलम, उसके बाद हो ड्यू डेट, ठीक है। तो या सेल जो भी किया एज अ रिसीवर पेयर सोच लो, अगर हम लोगों ने परचेस किया तो उसका डेट कब पेमेंट करना है, वो कितना पेमेंट करना है, ठीक है। ये 3 कॉलम तो इजीली याद रहेगा, तो कॉलम आगे पीछे होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर ड्यू डेट के बाद अमाउंट इधर लिखा है ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम लोग आगे पीछे लिख सकते हो। लेकिन ये 3 तो लगातार लिख ही सकते हैं ना, जब भी हम लोग किसी से कुछ खरीदने जाएंगे या किसी को सेल करेंगे तो ट्रांजेक्शन डेट लिखेंगे, उसका ड्यू डेट लिखेंगे, उसका अमाउंट लिखेंगे। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ डेज, ठीक है, नंबर ऑफ डेज बेस डेट के हिसाब से। और यहाँ पर उसके बाद क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट होता है, प्रोडक्ट का मतलब अमाउंट इंटू नंबर ऑफ डेज, अमाउंट इंटू नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो ये कॉलम हम लोग को फॉलो करना है, ये कॉलम फॉलो करने के बाद हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। फिर सेकेंड नंबर पे जो फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, और लास्ट पॉइंट इसका लिखेंगे 7th नंबर। कहाँ कहाँ ये यूज होता है, ठीक है, मतलब एवरेज ड्यू डेट हम लोग कब अप्लाई करते हैं, तो कैलकुलेशन मतलब हमें यहाँ पर, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं हम लोगों के सिलेबस के हिसाब से हमें किस टॉपिक पे एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करना है। तो इसका लिखो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट व्हेन वन पार्टी इज इन्वॉल्व। वन पार्टी इज इन्वॉल्व का मतलब है कि जैसे मिस्टर एक्स है, और जैसे मैंने बोला मिस्टर एक्स ने परचेस किया है, किससे किया है, सपोज मिस्टर वाई से किया है, ठीक है, और मिस्टर एक्स ने वाई से परचेस किया है और वाई ने सिर्फ सेल ही किया है, ठीक है,
वाई ने सिर्फ सेल ही किया है, इसको बोलते हैं वन पार्टी इन्वॉल्व, ठीक है। टू पार्टी इन्वॉल्व का मतलब है कि एक्स ने परचेस किया है वाई से और एक्स और वाई ने सेल किया है, एज वेल एज एक्स ने भी सेल किया है और वाई ने भी परचेस किया है। मतलब ये दोनों एक दूसरे से सेल परचेस दोनों तरह का ट्रांजैक्शन करते हैं, तब उसे बोला जाता है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट व्हेन टू पार्टीज इन्वॉल्व। मतलब यहाँ पर वन पार्टी इन्वॉल्व का मतलब एक ये परचेजर ही है, ये सेलर ही है, लेकिन ये भी सेलर हो है, कभी कभी ये भी परचेजर। मतलब हो सकता है कि मिस्टर एक्स के पास जो चीज है वो वाई को चाहिए तो वाई उनसे परचेज कर ही सकता है। ऐसा कोई मान लो एक का कपड़े का दुकान है, एक का ग्रोसरी है, ठीक है, तो अब दोनों चीज का नीड तो दोनों लोगों को हो सकता है। तो कोई कभी जब कोई ग्रोसरी खरीदता है तो जो बेच रहा है वो सेलर हो गया, दूसरे वाले से कपड़ा खरीदता है तो फिर वो क्या हो जाएगा, फिर वो परचेजर हो जाएगा। तो वही चीज बोल रहा है। तो यहाँ पर नेक्स्ट लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट when two party is involved। अगर दोनों पार्टी इन्वॉल्व है, मतलब दोनों ही सेलर परचेजर दोनों है, ठीक है, और अगर एक पार्टी इन्वॉल्व है, इस पे हमें कैलकुलेशन करने के लिए देगा। नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट when amount is paid in installment। अगर हम लोग कोई अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं तब एवरेज ड्यू डेट उसका क्या होना चाहिए। जैसे मान लो हम लोगों ने एक 50,000 का कोई प्रोडक्ट खरीद लिया, फिर उसका पेमेंट हम लोग कैसे करें, उसका पेमेंट हम लोग 5,000 करके 10 टाइम्स में करेंगे, ऐसा सोचा है। हो सकता है ना, 50,000 का सपोज मान लो किसी ने एक लैपटॉप खरीद लिया, ठीक है, अब उसका पेमेंट वो इंस्टॉलमेंट में करना चाह रहा है, मान लो 10 इंस्टॉलमेंट सोच रखा है उसने, ठीक है, तो पर इंस्टॉलमेंट में कितना हो जाएगा 5,000 करके। तो इसके लिए भी एवरेज ड्यू डेट मतलब 5,000 तो हम लोग को, अगर मंथली इंस्टॉलमेंट होता है जिसे तुम लोग ईएमआई बोलते हो, ठीक है, वो हो सकता है। तो उसके लिए कि एवरेज ड्यू डेट कि हम लोग मंथली हर बार पेमेंट नहीं करके ऐसा कौन से डेट पे पेमेंट करें ताकि हम लोगों का जो है नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन हो, ठीक है, तो उसके लिए एवरेज ड्यू डेट। तो ये भी हमारे टॉपिक में है। और दूसरा हो गया कैलकुलेशन of average due date for determine for determining interest on ड्रॉइंग्स, ठीक है। तो ड्राइंग्स तुम लोग को पता है, ड्राइंग्स पार्टनरशिप में तुम लोगों ने देखा है, ठीक है, मतलब कभी पार्टनरशिप किया है तो, या फिर मैंने कुछ दिन पहले करवाया उस क्लास को अटेंड किया हुआ है, या फिर कभी सुना है तो। लेकिन हम ड्राइंग्स का मतलब बता देते हैं, अगर कभी नहीं भी सुना है तो भी समझ जाओगे। ड्राइंग्स का मतलब होता है पैसा निकालना, ठीक है। जब तुम लोग जर्नल एंट्री सीखते हो 11 में तो ड्राइंग्स तो सीखते हो ना, कि ड्राइंग्स कैश ड्रॉ किया है, स्टॉक ड्रॉ किया है, तो यहाँ पर कैश ड्रॉ का बात हो रहा है। तो अगर कोई अपने मतलब जैसे नॉर्मली पार्टनरशिप का ही होगा, पार्टनर लोग क्या कर सकते हैं, अगर उनके पार्टनरशिप डीड में यानी जो एग्रीमेंट होता है बिजनेस के पहले उसमें लिखा हुआ है कि वो पैसा ड्रॉ कर सकते हैं तो वो पैसा ड्रॉ कर सकते हैं। अब ड्रॉ कैसे हो सकता है ना, एक सिस्टमेटिक वे में भी हो सकता है कि हर मंथ ड्रॉ करता है, या हर 3 महीने में एक बार, या हर 6 महीने में एक बार। तो इसके लिए जो इंटरेस्ट देना पड़ता है, मतलब बार बार बिजनेस से पैसा निकालोगे तो बिजनेस का कैपिटल तो खराब हो जाएगा ना। तो एक रूल्स लगा दिया जाता है कि पैसा ड्रॉ करो, ठीक है, ड्रॉ कर सकते हो अगर जरूरत है, लेकिन जब रिटर्न करोगे तो इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करना, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसके लिए एक एवरेज ड्यू डेट, मतलब हर बार मान लो हर मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करके हम लोग एक एवरेज ड्यू डेट निकालेंगे जहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितना हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट में होता है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोगों का ये वाला है, ठीक है, मतलब इस पे ही ज्यादा क्वेश्चन है, ये दोनों पे, ठीक है, ये दोनों पे काफी कम क्वेश्चन है, ठीक है। और ये यही हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अच्छा, अब हम लोग कंसेप्ट तो हम लोगों ने पूरा देख ही लिया, अब हम लोग इसमें से क्वेश्चन करके भी देख सकते हैं मैथ में से।
ये रहा, ये देखो इलास्ट्रेशन 1, ये वाला हम लोग करेंगे। तो हम लोगों ने जो भी देख लिया है उसके हिसाब से हम लोग इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले इलास्ट्रेशन 1 करते हैं। इलास्ट्रेशन 1, ठीक है, क्या बोला है देखते हैं। The following are the amounts due on different dates in between the same parties। ठीक है, मतलब पार्टी का नाम नहीं दिया है, मतलब दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है, मतलब दो लोगों के बीच में ही हुआ है और कोई नहीं है। ठीक है, सेम पार्टीज का मतलब है जैसे एक्स और वाई इनमें ही हुआ है। ठीक है, नाम तो नहीं दिया है यहाँ पर। 500 पे करना है, ड्यू डेट मतलब पे करना है 3 जुलाई को। 800 पे करना है 2 अगस्त को, ड्यू बोला है ना, अमाउंट ड्यू मतलब पे करना है। 1000 पे करना है 11 सितंबर को। सजेस्ट डेट ऑन विच ऑल द बिल्स में बी पेड आउट, मतलब पेमेंट का ही बात हो रहा है। मतलब यहाँ पर जो परचेसर है उनके हिसाब से बोला जा रहा है। बात एक ही है, परचेसर के हिसाब से बोलो सेलर के हिसाब से बोलो, बस। हाँ, एक के लिए जो इंटरेस्ट देना होता है दूसरे के लिए वो इंटरेस्ट मिलना होता है। ठीक है, हमें यहाँ पर बोल दिया है कि ये सारे अमाउंट को पे करना है विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू आइदर पार्टी। मतलब ना लेने वाले को ना देने वाले को, ना तो ये पेमेंट करने वाले को ना तो ये पेमेंट लेने वाले को कोई भी लॉस हो। ऐसा एक डेट बताओ जिसपे ये पूरा पेमेंट कर देंगे। इतना सारा डेट याद नहीं रखना है हम लोग को। ठीक है, मतलब ये इसीलिए दिया हुआ है क्वेश्चन, बोल रहा है कि ये 3 जुलाई को देना है, याद रखो। ये 2 अगस्त को देना है, याद रखो। 3 जुलाई के बाद अगस्त आ जाएगा, भूल गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। 11 सितंबर को देना है, मान लो अगर भूल गए तो इंटरेस्ट फालतू में लग जाएगा। सोचो हमारे पास पैसा था लेकिन हम लोग भूल गए, तो इतने सारे डेट होते हैं तो भूल जाते। वैसे यहाँ 3 ही है, लेकिन सोचो बिजनेस ट्रांजैक्शन में कितना ऐसा डेट होता होगा। यहाँ तो 3 ही दिया है क्वेश्चन में। हमें बोल रहा है कि ऐसा एक डेट निकालो। ठीक है, यहाँ पर ऐसा एक डेट निकालो, सजेस्ट ए डेट। ठीक है, और वो डेट कौन सा होता है, एवरेज ड्यू डेट। वही तो हम लोगों ने पढ़ा। उस डेट का नाम क्या है, एवरेज ड्यू डेट। जिस डेट पे अगर हम लोग ऑल द बिल्स मतलब ये पूरा का पूरा अमाउंट अगर हम लोग पे करते हैं तो किसी को लॉस या इंटरेस्ट नहीं होगा, आइदर पार्टी का मतलब ना रिसीवर को ना पेयर को। तो हम लोग को बेसिकली क्या कैलकुलेट करने बोला है, एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करने के लिए बोला है। ठीक है, तो हम लोग एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन का क्वेश्चन, जब एग्जाम में क्वेश्चन आ रहेगा तो बस ये रहेगा, थोड़ी ना लिखा हुआ रहेगा कि ये एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन है। हो सकता है यहाँ पर दे दे कभी सजेस्ट एवरेज ड्यू डेट, ना भी दे, बोले ये डेट। तो अभी हम लोगों ने इतना चीज सीखा। तो ठीक है, सबसे पहले ऐसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। ठीक है, तो हम लोग को क्या क्या कॉलम करना चाहिए, तो देखो इजीली याद रह जाएगा। जैसे मैंने बोला वैसे अगर याद करोगे, पहला हो जाएगा ट्रांजैक्शन डेट, जिस दिन परचेज हुआ था। फिर उसके बाद हम लोगों ने ड्यू डेट भी देखा होगा कि हाँ खरीद के तो लेके आ गए चीज, अब पेमेंट कब करना है। ठीक है, और कितना पेमेंट करना है यानी अमाउंट। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ डेज। ठीक है, नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट होता है, बेस डेट से लेके ड्यू डेट तक। ठीक है, बेस डेट से लेके ड्यू डेट तक। बेस डेट कौन सा होगा अभी हम लोग देखेंगे कि कौन सा हम लोग अपना बेस डेट लिख रहे हैं। फिर यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जिसका मतलब होता है अमाउंट इनटू डेज, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, कॉलम का नाम दे दो 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर अमाउंट कॉलम हो जाएगा थर्ड, 3 इंटू ऐसे डेज वाला 4, ऐसे कर दो। मतलब अगर कॉलम का नाम दे देते हैं, जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4 और ये वाला 5, ऐसे भी कर सकते हो। और अगर नहीं करना चाहो तो डायरेक्टली ऐसे लिख लो, एक ही बात है। फिर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं अपना ट्रांजैक्शन डेट। तो देखो ट्रांजैक्शन डेट कुछ नहीं दिया हुआ, ये ट्रांजैक्शन डेट नहीं है, ये ड्यू डेट है जब पेमेंट करना है। ट्रांजैक्शन डेट हमें नहीं दिया। ठीक है, नहीं दिया, वैसे भी हमें कैलकुलेट करने के लिए जरूरत तो है नहीं, तो ट्रांजैक्शन डेट नहीं दिया है, कोई बात नहीं, ये सब खाली रख देंगे। ठीक है, 3 ट्रांजैक्शन है ना, तीनों का कोई भी डेट नहीं दिया, ड्यू डेट दिया हुआ है 3 जुलाई, 2 अगस्त, 11 सितंबर। तो यहाँ पर लिखते हैं 3 जुलाई, 2 अगस्त और 11 सितंबर। अमाउंट लिख लेते हैं, अमाउंट है 500 800 1100, 500 800 1100। अब हम लोग ड्यू डेट किस चीज के लिए निकाल रहे हैं, अलग अलग पेमेंट नहीं करके टोटल पेमेंट हम लोग किस दिन कर पाएंगे, तो इसका टोटल होना जरूरी है।
ठीक है, और फॉर्मूले के हिसाब से भी है। क्यों है समझ में आ रहा है? क्योंकि हम लोग टोटल पेमेंट किस दिन करेंगे वो कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो टोटल तो करना ही पड़ेगा अमाउंट का। तो यहाँ पर टोटल कर लेते हैं, ये हो गया 2400। तुम लोग चाहो तो बाद में भी कर सकते हो, मैंने अभी कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब हमें लेना है नंबर ऑफ डेज, कैलकुलेट करना है ड्यू डेट तक, हर एक ड्यू डेट तक हमें लेना है अर्ली डेज, अर्ली ड्यू डेट एज अ बेस डेट, ठीक है। नंबर ऑफ डेज कहां से कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना है बेस डेट, यहां पर लिखते हैं टेकिंग बेस डेट। तो बेस डेट कौन सा ले? अर्ली ड्यू डेट जो है वो हमें बेस डेट लेना चाहिए। इसमें अर्ली कौन सा है? जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अर्ली है, 3 जुलाई, तो 3 जुलाई, जुलाई मतलब 7, ठीक है। 3 जुलाई हो गया हम लोग का अर्ली ड्यू डेट। अब हम लोग यहाँ पर डेज कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब तुम लोग बताओ 3 जुलाई से 3 जुलाई कितना होगा? 0, ठीक है, ये तो कर ही लोगे। इसके बाद का बताओ, 3 जुलाई से लेके 2 अगस्त कितना दिन होगा? देखते हैं तुम लोग सही कैलकुलेट कर पाते हो कि नहीं। मैंने कैलकुलेशन सिखाया, ठीक है, अब उसी का यूज करके तुम लोग मुझे बताओ 3 जुलाई से 2 अगस्त कितना दिन होगा? 30 डेज। हाँ 30 डेज होगा, सही बात, 30 डेज होगा। देखो कैसे कैलकुलेशन होगा, 3 जुलाई से 2 अगस्त 30 डेज होता है, ये कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इसके लिए हम यहाँ पर दिखा देते हैं करके कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ वर्किंग करके दिखा देते हैं, मतलब जरूरी नहीं है करना, फिर भी हम समझाने के लिए कर देते हैं। ये देखो 3 जुलाई से लेके हमें कैलकुलेट करना है 2 अगस्त तक, ठीक है, कितना दिन होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये देखो 3 जुलाई, तो जुलाई कितने दिन का होता है ये तुम लोग को पहले पता होना चाहिए। 31 या 30, मतलब हमारे जो मंथ है वो 30 या 31 के होते हैं। सिर्फ फेब जो है 28 का होता है, लीप ईयर में 29 का होता है, ठीक है। तो जुलाई का कितना दिन हो जाएगा? जुलाई 31 का है कि 30 का? जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई 31 का होता है, ठीक है। 31 से 3 हटा देंगे, ठीक है, 31 से 3 हटा देंगे, मतलब बेस डेट को हटा दिया, तो हमारे पास आ जाएगा जुलाई का कितना दिन है। तो ये हो गया जुलाई, और यहाँ पर लिखेंगे अगस्त, ठीक है, अगस्त का 2 दिन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जुलाई का कितना दिन हो गया? 31 से 3 माइनस कर दो, 28 डेज, जुलाई का 28 डेज और अगस्त का 2 डेज, ठीक है, अगस्त का 2 डेज मिला के कितना हो जाएगा? 30 डेज। ऐसे कैलकुलेट करना है। देखो समझ में आया कि नहीं? हमें कैलकुलेट करना है यहां से लेके यहाँ तक कितना दिन होता है, ठीक है। अब इसके लिए थोड़ी ना हम लोग कैलेंडर निकाल के बैठेंगे। अगस्त का तो 2 दिन, 2 अगस्त 2 दिन, और जुलाई का कितना दिन होगा? 3 तारीख से लेके 31 तक, ठीक है। तो 3 4 5 6 ऐसे करके कैलकुलेट करोगे तो 29 हो जाता है, लेकिन हमें क्या करना है? ये वाला डेट को एक्सक्लूड करना है, तो 28 + 2 30 डेज हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके कैलकुलेट करना है। ये वाला बताओ 11 सितंबर तक कितना दिन होगा? सेम उसी तरीके से 3 जुलाई से लेके 11 सितंबर, मतलब वही 31 - 3, ठीक है, और यहाँ पर 11 डेज। हाँ बोलो कितना हो रहा है? 69। 69 हो रहा है या 70 हो रहा है? 69 हो रहा है ना? हाँ। ओ अच्छा, सॉरी, मैंने तो जुलाई के बाद अगस्त लिखा, उसके बाद सितंबर लिखा ही नहीं यहाँ पर। ये देखो, ये जुलाई हो गया, अगस्त और सितंबर तक चेक करना है हमें, सितंबर का 11, ठीक है। तो अगस्त कितने दिन का होता है? अगस्त होता है 31 का, जुलाई और अगस्त लगातार 2 मंथ 31 का होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? इसमें 28 डेज प्लस 31 प्लस 11, तो ये कितना हो जाएगा? 0, 60 हो रहा है, 60 या 70 हो रहा है, गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं क्या? 28 और 31 और 11, 70। 70 होगा मैम। हाँ 70 होगा, 70 डेज होगा, ठीक है। सही कर लो कैलकुलेशन, मैंने गलत किया था, 70 डेज होगा, ठीक है। 69 नहीं होगा, 70 होगा। सितंबर का 11, क्योंकि 11 सितंबर तक काउंट करना है, यहां से लेके यहाँ तक, मतलब टाइमलाइन में देखो ना, ये जुलाई, अगस्त,
सितंबर, ठीक है। सपोज ये जुलाई का मंथ है, ये अगस्त का मंथ है, ये सितंबर का मंथ है, ठीक है। हमें कैसे लेना है, हमें जुलाई का 3 तारीख से लेना है, 3 तारीख से, ठीक है। तो जुलाई 31 का होता है, तो हमें 3 तारीख से लेके, सपोज अगर ये 3 तारीख है, 3 से लेके यहां से लेके ये चलेगा, तो अगस्त पूरा, अगस्त 31 डेज का होता है, और सितंबर में सिर्फ 11 दिन लेना है, 11 तारीख। तो ये 11 दिन, ये 31 डेज, ठीक है, ये 11 डेज, और यहां से यहाँ कितना होता है ये कैलकुलेट करने आ जाए तो बाकी तो हो ही गया, ये तो जितना होगा उतना ही लेंगे। यहाँ से यहाँ कितना दिन हो रहा है, यहाँ से यहाँ होता है, माइनस करने से ही पता चलेगा, 28 डेज हो जाता है। और तुम लोग चेक करके भी देख लेना घर पे, 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके चेक करके देखो, तो भी समझ में आएगा क्लियरली कि 28 ही होता है, तो 70 डेज हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 70 डेज, ठीक है। अब हमें आगे क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट क्या होता है, अमाउंट इंटू डेज, तो 500 इंटू 0 0, 800 इंटू 30, 8 इंटू 3 24,000, ठीक है। और 7700 ये मैंने ना अमाउंट शायद गलत लिखा है, हाँ देखो 1000 है, मैंने अमाउंट गलत लिखा है। अच्छा, अगर ये 1000 है तो मुझे लगता है मेरा टोटल भी गलत हो गया है। कितना होगा, 8 5 13 होता है, हाँ। मतलब ये हो जाएगा 1300, हाँ 2300 होगा। मैंने 2400 कर लिया था, गलत लिखा था ना इसीलिए। अच्छा, अब हम लोग इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये हम लोग का चेंज होगा यहाँ पर भी, 70 और 3 जीरो, मतलब 77 नहीं है, 70 और 3 जीरो, ये हो जाएगा 70,000। अब हम लोग को इसका क्या करना है, टोटल करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 94,000, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट इक्वल टू बेस डेट प्लस, हम लोग प्लस ही लिखेंगे, माइनस लिखने का जरूरत नहीं, हम लोगों ने उल्टा कैलकुलेशन किया है नहीं, ठीक है। टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। अच्छा, बेस डेट हम लोगों ने लिया है 3 जुलाई, टोटल ऑफ प्रोडक्ट हम लोग का 94,000 आया है, और टोटल ऑफ अमाउंट 2300 आया है, तो 3 जुलाई प्लस 94,000 डिवाइडेड बाई 2300, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, देखो ये यहाँ भी एक चीज सीखने वाला है, 40.8 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 40.8, 8 के बाद और एक डिजिट ले लेते हैं, 86 डेज, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं मैथमेटिक्स में, हम लोग अगर देखते हैं कि पॉइंट के बाद 5 या उससे ज्यादा है तो एक यहाँ पर ऐड हो जाता है, मतलब 41 डेज हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैथमेटिक्स के हिसाब से यहाँ भी अप्लाई हो जाएगा, बट यहाँ पर हमें और एक चीज भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, वो तो हम सिखा देंगे, पहले ये हम बता देते हैं, वो 2 सेकंड का बात है कि 40 का 41 लिखा है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट के बाद 8 है, ठीक है। अभी इतना ही समझो। अब मुझे ये बताओ, ये कौन सा डेट आएगा, क्योंकि हमें 4-5 दिन ऐड नहीं करना है, 41 डेज ऐड करना है। तो मुझे बताओ कि 3 जुलाई में 41 डेज ऐड करने से कौन सा डेट आएगा, वही एवरेज ड्यू डेट होगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि 3 जुलाई में कौन सा 41 डेज अगर हम लोग ऐड करते हैं तो कौन सा डेट आएगा, ये हमें कैलकुलेट करना है, बोलो। कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सिंपल ऐसे कैलकुलेट करेंगे ना, जुलाई का कितना दिन है, 3 जुलाई, मतलब 31 माइनस 3, जुलाई में कितना दिन है, 28 डेज, ठीक है। अच्छा, हम लोग को कितना डेज करना है, टोटल 41 डेज ऐड करना है, ठीक है। 3 जुलाई में 41 डेज ऐड करना है, तो ये कितना डेज हो गया, 28 डेज। अच्छा, और कितना दिन ऐड करने से 41 डेज होगा, ये बताओ, 28 डेज में और कितने दिन ऐड करने से 41 डेज होगा, 13 days. 13 डेज, ठीक है। 13 डेज अगर हम लोग ऐड कर देंगे 41 डेज हो जाएगा। तो ये कौन सा डेट आ जाएगा, 28 दिन बाद तो जुलाई का मंथ खत्म, 28 दिन बाद जुलाई का मंथ खत्म, इसके बाद कौन सा मंथ स्टार्ट होगा, August. 13 August. हाँ, तो फिर ये 13 अगस्त हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, 13 अगस्त हो जाएगा क्योंकि 13 डेज बाद ही 41 आएगा, मतलब हम लोग का डेट जो निकल के आ रहा है वो 13th ऑफ अगस्त निकल के आ रहा है। 13th ऑफ अगस्त को यहाँ पर लिखते हैं, 13th ऑफ अगस्त को हमारा एवरेज ड्यू डेट होता है, ठीक है। 13th ऑफ अगस्त को हमारा एवरेज ड्यू डेट होता है, तो ये इस तरीके से कैलकुलेट करना है। इसका मतलब है कि 3 जुलाई के बाद 41 डेज बाद जो डेट आएगा वो हम लोग का एवरेज ड्यू डेट होगा। तो 3 जुलाई के बाद, तो हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो 3 जुलाई को हटा देंगे नॉर्मल रूल्स के हिसाब से, तो जुलाई के महीने में 28 दिन, हमें चाहिए 41 डेज, तो आफ्टर 41 डेज, तो 41 डेज बाद 13 अगस्त आ जाता है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 13 अगस्त, ठीक है। हम लोग पहले एक बार चेक करते हैं आंसर हम लोग का इनके साथ मैच हुआ कि नहीं। हाँ, आंसर मैच हो गया 13 अगस्त, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने यहाँ पर एक प्रूव करके दिखाया। अच्छा, एक चीज बता देते हैं, इसमें क्या करना है, हम लोग का यहाँ पर 40.86 आया इसीलिए हम लोगों ने 41 लिया, 40.86 आया इसीलिए हम लोगों ने यहाँ 41 लिया, ये तो नॉर्मल मैथ्स का रूल्स है, ठीक है। लेकिन अगर हमारा 40.2 भी आता, सपोज कि 40.2 भी आता, तो भी हमें यहाँ पर 41 ही लेना है, ठीक है। मतलब हमें राउंड अप करना है, हमेशा एक ऐड कर देना है। अगर पॉइंट आता है, पॉइंट के बाद क्या आ रहा है, 5 से ज्यादा कम, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फ्रैक्शन में है तो हमें जो इंटीजर पार्ट है उसमें एक दिन ऐड कर देना है, ठीक है। इसका कैलकुलेशन इसी तरीके से करने के लिए हमें बोला गया है, तो हमें इसी तरीके से करना पड़ेगा। तो एक ये मैंने अभी मिटा दिया क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, जब आएगा तो हम फिर से दिखा देंगे कि हमें क्या करना है। तो हमारा जो है राउंड अप होना चाहिए, तो ये 8 हुआ, इसके जगह अगर 2 भी होता या 06 भी होता तो भी ये 41 ही होता, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया। अच्छा, इसके बाद इसके नीचे एक एक्सप्लेनेशन दिया है हम लोगों को कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट और गेन ऑफ इंटरेस्ट का। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 13 अगस्त को पे करने से किसी तरह का लॉस या गेन नहीं होगा, उसका कैलकुलेशन यहाँ पर करके दिखाए, हम भी तुम लोग को दिखा देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये दिखाने के लिए नहीं बोला है, मैंने ऑलरेडी तुम लोग को ये चीज प्रूव करके दिखाया है यहाँ पर, लेकिन इस क्वेश्चन में है तो हम दिखा देते हैं। ये देखो, मैंने तुम लोग को ऑलरेडी प्रूव करके दिखाया, प्लस माइनस होके 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में इस चीज को समझाया गया है तो हम भी तुम लोग को यहाँ पर समझा देते हैं, ठीक है। हम लोग का पेमेंट डेट हम लोगों का क्या क्या है, ये देखो, हम लोग का पेमेंट डेट था, ये देखो, 3 जुलाई, 2 अगस्त, 11 सितंबर, 3 जुलाई, 2 ऑफ अगस्त और 11th ऑफ सितंबर, ठीक है। ये हम लोग का था। हम लोगों ने अपना डेट कौन सा चूज कर लिया है, हम लोगों ने एवरेज ड्यू डेट ले लिया है 13th ऑफ अगस्त। ये तीनों के जगह हम लोगों ने जो डेट चूज किया है वो है 13th ऑफ अगस्त। ये क्या है, ADD, मतलब एवरेज ड्यू डेट, ठीक है, एवरेज ड्यू डेट। तो यहाँ पर पे करने से क्या हमारा कोई लॉस या गेन होगा, इस चीज का कैलकुलेशन मतलब प्रूफ करके बताना है। मतलब ऐसा तो लगेगा ना हम लोग को, अगर हम लोग पेमेंट के तरफ से देखते हैं, अगर हम लोग पेमेंट के तरफ से देखते हैं तो हमें ये लगेगा कि अगर हम लोग 11 तारीख का पेमेंट, क्योंकि हमें पेमेंट का ही बात बोला था, तो हम लोग पेयर के तरफ से ही सोचेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग 11 तारीख का पेमेंट 13 अगस्त को कर रहे हैं, 11 सितंबर का पेमेंट 13 अगस्त को कर रहा है, तो हमें लगेगा हमारा लॉस है, ठीक है, पेमेंट कर रहे हैं इस हिसाब से। और अगर हम लोग ये अर्ली कर रहे हैं, ठीक है, जैसे 2 अगस्त का पेमेंट 13 को कर रहे हैं, मतलब डिले कर रहे हैं, 3 जुलाई का पेमेंट हम लोग 13 को कर रहे हैं, तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ऐसा हमें लग सकता है। लेकिन अगर हम लोग चेक करके देखेंगे तो इसमें जो इंटरेस्ट देना है, देखो जब हम लोग डिले कर रहे हैं 3 जुलाई और 2 अगस्त का पेमेंट अगर 13 को कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर देखें तो डिले कर रहे हैं, और यहाँ पर देखें तो अर्ली कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर देखें तो अर्ली कर रहे हैं। तो क्या हमारा कोई लॉस या गेन मतलब सच में होगा, जैसे डिले करने से इंटरेस्ट देना पड़ता है और अर्ली पे रिबेट जो है मिलता है, क्या ऐसा कुछ होगा? बेसिकली यहाँ पर आके दोनों चीज न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको चेक करके देखेंगे, लेकिन इसके लिए हमें इंटरेस्ट का रेट पता होना चाहिए, जो कि इन्होंने यहाँ पर 5% मान के किया है, तो हम लोग भी यहाँ पर 5% मान के करेंगे, 5% पर एनम, ठीक है। इंटरेस्ट और रिबेट दोनों में ही इन्होंने एक ही जैसा अमाउंट मान लिया है, तो हम लोग भी इसी तरीके से कैलकुलेट करके देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 13 अगस्त से लेके 11 सितंबर
तक का अगर हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, 13 अगस्त का पेमेंट अगर हम लोग 11 सितंबर को कर रहे हैं, ठीक है, और इंटरेस्ट हमें बताया गया है 5% पर एनम करके होता है, चाहे इंटरेस्ट देना पड़े या इंटरेस्ट लेना पड़े, जो भी हो, तो हम लोग का यहाँ पर क्या कैलकुलेशन होगा। तो इस डेट पे 11 सितंबर पे हमारा पेमेंट कितना करना था, 1000 रुपीज का करना था, ठीक है, 1000 रुपीज का करना था। तो हम लोग 1000 रुपीज का पेमेंट को 13 अगस्त को ही कर दे रहे हैं, तो 5% इंटरेस्ट रेट पे हमें कितना जो है मतलब बेनिफिट मिलना चाहिए, रिबेट, अगर हम लोग जो है पेयर के तरह सोच रहे हैं, ठीक है, पेयर के तरह सोच रहे हैं, तो हम लोग को कितना रिबेट मिलना चाहिए वो हम लोग चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर 365 लिख दिया, जैसे लिखना चाहिए एक साल के हिसाब से। अब हमें यहाँ फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि डेज कितने हो रहे हैं। वहां तो मैंने आसान सा डेट लिया था, कैलकुलेट हो गया। 13 अगस्त से लेके 11 सितंबर तक कितना डेज होता है ये तुम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, अगस्त का कितना दिन हो जाएगा, अगस्त 31 का होता है, 31 से 13 हटा देंगे, कितना हो जाएगा देखो, 18 डेज हो गया। और सितंबर का हमें लेना है 11 डेज, ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 29 डेज। तो 29 डेज अर्ली पेमेंट हो रहा है, तो क्या रिबेट आ रहा है चेक करते हैं। 1000 इंटू 5% इंटू 29 डिवाइड 365, तो ये हो गया कुछ इतना 3.97 अप्रोक्स है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग इसे 4 रुपीज लिख सकते हैं अप्रोक्स, ठीक है, अप्रोक्स 4 रुपीज लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग ये वाला कैलकुलेशन देखें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ ये पेमेंट यहाँ कर रहे हैं, मतलब 3 जुलाई का पेमेंट अगर हम लोग कर रहे हैं 13 अगस्त को, ठीक है, 3 जुलाई का पेमेंट 13 अगस्त को, और इंटरेस्ट रेट हमारा 5% पर एनम है, तो इसमें हमारा कैलकुलेशन क्या निकल के आता है। तो 3 जुलाई का अमाउंट क्या था, 3 जुलाई का अमाउंट था हम लोग का 500, तो 500 पे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो पीछे कर लेते, जगह तो है नहीं, यहाँ पर कर लेते हैं। 500 इंटू 5% इंटू यहाँ 365 हो जाएगा, और डेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग कब से कैलकुलेट कर रहे हैं, 3 जुलाई से, तो जुलाई का 31 माइनस 3, जुलाई अगस्त का 31, ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है कहाँ तक, 3 जुलाई से लेके 13 अगस्त तक। अच्छा, 13 अगस्त तक कैलकुलेट करना है, तो अगस्त का 13 लेना चाहिए मुझे, ये हो गया, ये 28 हो रहा है, 41 डेज, ठीक है, ये 41 डेज के ऊपर हो जाएगा। तो ये निकल के आ रहा है 2.808, 2.80 लिखते हैं, ठीक है। और एक है हम लोग का यहाँ पर 3 जुलाई से लेके 2 अगस्त से लेके 13 अगस्त, 2 अगस्त से लेके 13 अगस्त, ये दोनों केस में ही हमारा क्या हो रहा है, हमें जो है इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, क्योंकि ये हमारा डीले पेमेंट है, ठीक है, ये डीले वाला कंसेप्ट है, और ये जो है अर्ली वाला। अगर हम लोग देखते हैं पेयर के नजरिए से, ठीक है, पेयर के नजरिए से देख रहे हैं, तो यहाँ पर तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना दिन हो जाएगा, यहाँ पर पेमेंट का अमाउंट है हम लोग का 800 था, 800 इंटू 5% इंटू यहाँ हो गया 365, और 2 अगस्त से लेके 13 अगस्त कितना दिन हो जाएगा, माइनस करने से ही पता चलेगा, 11 डेज, तो 11, तो 800 इंटू 5% इंटू 11 डिवाइडेड बाई 365, तो ये हो गया 1.20 ले लेते, ठीक है। तो ये दोनों जो है डीले वाला है, तो दोनों का ऐड कर लेते हैं, ऐड करने से आ जाएगा देखो 4 रुपीज, ठीक है, यहाँ भी अप्रोक्सीमेटली 4 आया था, तो यहाँ पर हमें 4 रुपीज का रिबेट मिल जाएगा, यहाँ पर हमें 4 रुपीज का पेमेंट करना पड़ सकता है, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, तो न्यूट्रल हो गया। एक्चुअली ये वाला नहीं भी दिखाते तो भी चलता, क्योंकि मैट में है तो मैंने दिखा दिया एक बार, ये तो मैंने ऑलरेडी करके दिखाया था ना। ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट वो होता है जहां पर हमारा लॉस ऑफ इंटरेस्ट, गेन ऑफ इंटरेस्ट इक्वल हो जाते हैं, वैसे ही हुआ देखो, इधर भी 4 रुपीज, उधर भी 4 रुपीज, ठीक है। तो 4 रुपीज का यहाँ पर कैलकुलेशन हमारा कैलकुलेट होके आ रहा है, तो इससे हमें पता चलेगा कि दोनों पार्टी का कोई भी लॉस नहीं है, ठीक है, दोनों पार्टी का कोई भी लॉस नहीं होगा। यहाँ पर वही चीज बताया है, ये देखो, डेटर नाइदर लॉसेस नॉर गेन्स बाय पेमेंट ऑफ ऑल द अमाउंट्स इन on 13th अगस्त, ठीक है, ये कंक्लूजन है।
तो ये तो तुम लोग को पता ही है क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये फिर से और एक बार कैलकुलेशन करके हम लोगों ने देख लिया, दोनों केस में 4 रुपीज निकल के आ रहे हैं। मतलब जो पेमेंट कर रहा है उनका यहाँ पर डिले होने से 4 रुपीज देना पड़ेगा, अर्ली में 4 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा, दोनों मिलके यहाँ पर 0 हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट और एक क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का, देखते हैं इलास्ट्रेशन 2, ठीक है। ये क्या बोल रहा है देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है द फॉलोइंग अमाउंट्स आर ड्यू टू एक्स बाई वाई, ठीक है। मतलब ड्यू टू एक्स बाई वाई यहाँ पर बोला है, वाई वांट्स टू पे ऑफ, मतलब ड्यू टू एक्स मतलब वाई एक्स को पेमेंट करेगा, ठीक है। वाई वांट्स टू पे ऑफ पहला केस 18 मार्च और 14 जुलाई, ये हमें क्वेश्चन में पहले से ही एक डेट दे दिया है कि वाई ने सोच रखा है कि हम 18 मार्च को पे करेंगे या फिर 14 जुलाई को पेमेंट करेंगे। इंटरेस्ट रेट है 8% पर एनम। हम लोग को यहाँ पर ड्यू डेट्स क्वेश्चन में दे दिया है, डिटरमाइन द अमाउंट टू बी पेड इन ए एंड इन बी। अगर हम लोग ए में पे करते हैं तो क्या होगा और बी में पे करते हैं तो क्या होगा। मतलब वाई अगर अपना पेमेंट 18 मार्च को करेगा तो क्या होगा, वाई अगर अपना पेमेंट 14 जुलाई को करेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो ये हमें कैलकुलेट करके देखना है कि क्या सिचुएशन होता है। लेकिन क्या इसके पहले हमें इसमें एवरेज ड्यू डेट निकालना है? बिल्कुल एवरेज ड्यू डेट निकालना है, क्योंकि ये भी तो एक सिंगल डेट ही इन्होंने सोच रखा है कि पूरा पेमेंट हम लोग ये तारीख या फिर ये तारीख को करेंगे। तो एवरेज ड्यू डेट ऐसा डेट है जिसमें हमारा इंटरेस्ट या रिबेट दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है। अगर उस डेट में करते हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन उस डेट के अलावा किसी और डेट पे करते हैं लाइक 18 और 14 मार्च को, तो हमारा क्या सिचुएशन होगा वो तो हम लोग तभी पता कर पाएंगे ना जब हमें पता चलेगा कि एवरेज ड्यू डेट कितना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले एवरेज ड्यू डेट निकालेंगे, फिर ये चेक करेंगे कि 18 मार्च उसके पहले है कि उसके बाद है, ठीक है। उसके हिसाब से हम लोग बताएंगे कि हम लोगों का गेन होगा कि लॉस होगा। तो इलास्ट्रेशन 2 हम लोग पहले कॉलम्स बना लेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। ट्रांजैक्शन डेट, ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज, टेकिंग बेस डेट जितना लेंगे उसके हिसाब से, प्रोडक्ट अमाउंट इनटू डेज। अच्छा, तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन डेट देखते हैं। ये ड्यू डेट्स लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हाँ ड्यू डेट लिखा हुआ है, लेकिन किसी किसी का ट्रांजैक्शन डेट ड्यू डेट और चेंज हो सकता है, ठीक है। देखो ये ड्यू डेट जरूर लिखा हुआ है, मतलब 10 जैन का हमें ट्रांजैक्शन डेट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसका ड्यू डेट दिया हुआ है, हम लिख लेते हैं 10 जैन। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पर 26 जैन रिपब्लिक डे, ये हमें ड्यू डेट दे रखा है, लेकिन अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि 26 जन जो है वो किसी का ड्यू डेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये डेट जो है पब्लिक हॉलीडे होता है, रिपब्लिक डे है, ठीक है। तो ये हम लोग का कौन सा डेट हो जाएगा, क्योंकि नॉन हॉलीडे है तो बिफोर द हॉलीडे डेट, यानी कि 25 जैन ड्यू डेट हो जाएगा। फिर देखो 23 मार्च, तो ये यहाँ पर 23 मार्च ही होगा, इसमें तो कोई ऐसा है नहीं। और 18 अगस्त संडे हो रहा है, तो इंक्लूडिंग संडे था, संडे को भी कोई काम नहीं होता है, तो 18 अगस्त को नहीं लेंगे, इसको हम लोग 17 अगस्त ले लेंगे। हमें पता है संडे है, ऑफिशियल काम नहीं होगा, तो उसके पहले दिन यानी सैटरडे जाके हमें काम करना पड़ेगा, यानी 17 अगस्त, ठीक है। 500, 1000, 3000, 4000, 500, 1000, 3000, 4000 टोटल कर लेंगे अमाउंट, क्योंकि टोटल अमाउंट हमें एक सिंगल डेट पे पेमेंट करना है। 3 + 1 4, 4 4 8, 8500। अच्छा, अब यहाँ पर अर्ली ड्यू डेट हमें बेस डेट लेना चाहिए। अर्ली ड्यू डेट कौन है, जैन मार्च अगस्त, तो जैन जैन का 10th, तो 10 जैन लेंगे। तो 10 जैन से लेके 10 जैन 0 डेज। अब तुम लोग बताओ 10 तारीख से लेके 25 तारीख कितना हो जाएगा, कितना दिन हो जाएगा। 10 जैन से लेके 25 जैन 15 days.
15 डेज, ठीक है। और 23 मार्च वाला कितना होगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये देखो यहाँ पर कर ले। मैम 30 13 नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया। 72 मैम। 72, हाँ सही होगा 72, अब ठीक है। अच्छा है। और उसके बाद वाला भी बताओ, तब तक हम ये बता देते कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पर लिखते हैं जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त। जून, जुलाई, अगस्त, ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करके कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग को लेना है डेट जो है वो हम लोग को लेना पड़ेगा 10 जैन से 10 जैन 0, उसका हम नहीं कंसिडर कर रहे। 10 जैन से लेके 25, ये भी कर लोगे, इसीलिए इसका भी हम नहीं दिखा रहे। 10 से लेके 25 ये भी तुम लोग कैलकुलेट कर लोगे। ये देखो 10 जैन से 10 जैन, ये हो जाएगा हम लोग का। यहाँ पर डेज बना लो 0 डेज, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद 10 से लेके 26 जैन, ये हो जाएगा हम लोग का 26 माइनस 10, मतलब ये 26 नहीं, इसका चेंज हुआ ना, 25 हो गया। 25 माइनस 10, तो ये हो जाएगा हम लोग का 15 डेज, ठीक है। ये आंसर लिखने का तरीका, ठीक है, ऐसे करके कर सकते हो वर्किंग नोट। अच्छा, इसके बाद 10th जैन से लेके 23rd ऑफ मार्च, इसका कैसे कैलकुलेट करोगे? तो 10th जैन से लेके, मतलब जैन 31 का होता है, 31 से लेके 10 माइनस हो जाएगा, फेब का कितना हो जाएगा? अच्छा, ये फेब का क्या लेना है, इसका ईयर तो नहीं बताया है, तो फेब का हम लोग क्या ले फिर? 28 डेज ही ले लें। 28 डेज ही ले लेंगे, क्योंकि जब हमें कुछ बताया नहीं है कि ईयर कौन सा है, तो लीप ईयर है कि नहीं हमें कैसे पता? मार्च का 31 होता है, लेकिन हमें मार्च का 23 तक लेना है, 23। तो ये माइनस करने से आया हम लोगों का 21, 21, 28, 23, ये ऐड हो जाएगा। तो ऐड करते हैं 21, 28 और 23, 72 डेज, ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाला 10th जैन से लेके 17 ऑफ अगस्त, एक दिन आगे आ गया, संडे था बोल के, 17 ऑफ अगस्त। तो जैन का 31 माइनस 10 यानी 21 डेज, फेब का 28, ठीक है, मार्च का 31, ठीक है, क्योंकि ये अगस्त तक जाएगा ना, तो मार्च का पूरा, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 17 तक जाना है, ठीक है। अब टोटल करते हैं, 28 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31, फिर से 30, 31, 17, 198, गलत हो गया क्या? गलत हो गया लग रहा है। ओ, ये 21 शायद मैंने नहीं लिया, 28 से स्टार्ट किया, 21 ये लेना पड़ेगा ना, 28, 31, फिर 30, फिर 31, 30, 31, फिर से 31, 30, 31 और 17, 219, हाँ ये हो जाएगा। देखिए ऐसे होगा, कैलकुलेशन ही इसमें मेन है, इसमें कोई डेबिट क्रेडिट अकाउंटिंग कंसेप्ट है ही नहीं ज्यादा कुछ, ठीक है। 219 आ रहा है, कैसे किया? जैन का 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो जैन जहां खत्म हो रहा है वहां तक कितना दिन, फेब का कितना, मार्च, अप्रैल, अगस्त तक था, तो 219 डेज निकल के आया। तो यहाँ पर लिखेंगे 219। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट निकल जाएगा, पहला 0 हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा 15,000। अच्छा, ये हो गया 000, 2,16,000, और 219 इंटू 4, 876, ऐड कर लेते हैं, 876, 216 प्लस 15, मतलब
1107 और 3 जीरो, ठीक है, तुम लोग कैलकुलेट करके देखो इतना ही आएगा। तो ये हम लोग का हो गया प्रोडक्ट। अब हम लोग निकालेंगे एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट इक्वल बेस डेट प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। तो बेस डेट है 10th ऑफ जैन माना है हम लोगों ने। टोटल ऑफ प्रोडक्ट 1107,000 और 8500। चेक करते हैं। 1107,000 डिवाइडेड बाई 8500, तो ये हो गया 130.2। मतलब 10th ऑफ जैन प्लस 130.2 यानी 10th ऑफ जैन प्लस 131 डेज। जैसे मैंने तुम लोग को समझाया कि हमें राउंड अप करना है, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे 131 डेज मतलब कितना, कौन सा डेट होगा, ठीक है, ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करते हैं। 10th ऑफ जैन से 10th ऑफ जैन से हमें 131 डेज तक जाना है और देखना है कौन सा डेट आ रहा है, ठीक है। तो जैन का कितना दिन हो गया, जैन 31 डेज का होता है। 31 से 10 हटा दो, 21 डेज, ठीक है। फेब का 28 ले रहे हैं इस क्वेश्चन में हम लोग, तो 28। तो ये दोनों ऐड करने से लगभग 49 हो रहा है, हमें 131 चाहिए। तो आगे चलेंगे, मार्च, मार्च का 31 ले लेते हैं। अब देखते हैं कितना होता है। तो 22437 ही हो रहा है, मतलब 131, 100 तक भी अभी नहीं गए। तो मार्च के बाद अप्रैल भी ले लो, अप्रैल का हो जाएगा 30 डेज। अब देखते हैं कितना होता है, एक बार चेक करके। 21, 28, 31 और 30, तो ये 110 हो गया। हम लोग को चाहिए 131, ठीक है। तो अप्रैल के बाद यहाँ मई ले लेते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर मुझे लिख लेना चाहिए 131। यहाँ तक ऐड करके हमारा 110 डेज आया है, तो हमें 131 डेज चाहिए। तो और कितना ऐड करने से होगा, माइनस करके देख लेंगे ना। ये देखो 131 माइनस 110, तो ये क्या आ गया, 131 माइनस 110, तो ये हो गया 21 डेज, ठीक है। ये बैलेंस करके आ गया 21 डेज। तो 21st में होना चाहिए आंसर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 21st ऑफ मई, यानी ये 21st ऑफ में हम लोग का आंसर होगा। लेकिन अभी तक हमारा पूरा नहीं हुआ है कंप्लीट, क्योंकि देखो हमें बोला है कि 18 मार्च को पे करेंगे। तो क्या होगा, अगर 14 जुलाई, इन्होंने अपने हिसाब से 18 और 14, हमारा एवरेज ड्यू डेट तो बोल रहा है 21st में ही जो है वो सही डेट है, ठीक है। अब हमें और भी दो क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि अगर हम लोग पेमेंट कब कर रहे हैं, हम लोगों ने सोचा कि हमें करना चाहिए 21st ऑफ मई, और केस ए बोल रहा है ये लोग पे करेंगे 18th ऑफ मार्च, मतलब इसके पहले, मतलब प्री पेमेंट। ये क्या हो गया, प्री पेमेंट, प्री मतलब पहले, प्री पेमेंट अगर करते हैं तो क्या होगा, अगर एवरेज ड्यू डेट के भी पहले पेमेंट कर देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, इनको क्या मिलेगा, इनको रीबेट मिलना चाहिए। एवरेज ड्यू डेट में क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन अगर हम लोग उससे भी पहले पेमेंट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, रीबेट, यानी छूट मिलना चाहिए। तो इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं कितना रीबेट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, इफ पेमेंट is made on 18th of March, rebate will be allowed for unexpired टाइम। अनएक्सपायर्ड मतलब जो टाइम गया नहीं है, क्योंकि ये डेट पे पेमेंट करना था लेकिन इससे भी पहले कर दिया। अनएक्सपायर्ड मतलब ये पूरा टाइम पीरियड के लिए रीबेट मिलेगा। जितना दिन पहले हम लोगों ने पे किया उसको बोलते हैं अनएक्सपायर्ड, जो टाइम अभी भी एक्सपायर्ड नहीं हुआ। फ्रॉम 18th मार्च से लेके 21st ऑफ, ये कौन सा मंथ था, मई, 21st ऑफ मई तक। दैट इज कितना डेज होता है, चेक करते हैं यहाँ पर। तो मार्च, मार्च का 31 होता है, 31 माइनस 18, ठीक है। अप्रैल का हो जाएगा पूरा पूरा 30 डेज, मई का हो जाएगा 21 डेज। अच्छा, तो चेक करते हैं कितना होता है, 31 माइनस 18,
तो ये हो गया 13 प्लस 30 प्लस 21, तो 64 डेज पहले पेमेंट हो जा रहा है, ठीक है, एवरेज ड्यू डेट के भी पहले, दैट इज 64 डेज। अगर हम लोग 64 डेज पहले पेमेंट कर रहे हैं, प्री पेमेंट कितने दिन पहले हो रहा है हम लोगों ने, ये टाइम पीरियड पे हमें एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा ना, मतलब रिबेट मिलेगा, तो ये 64 डेज पहले कर रहे हैं, तो 64 डेज के लिए हमें रिबेट मिलेगा। तो कैलकुलेट करते कितना हो जाएगा टोटल अमाउंट पे, क्योंकि ये टोटल पेमेंट हम लोग अर्ली कर रहे हैं ना, तो टोटल अमाउंट कितना है ये देखो 8,500, ठीक है। अच्छा, अब इस पे इंटरेस्ट रेट हमें क्वेश्चन में इस बार गिवन है, कोई एजम्पशन लेने का जरूरत नहीं है, 8%, ठीक है, तो 8% रिबेट मिल जाएगा, ये पूरे साल भर का हुआ, और डिवाइडेड बाय 365 करेंगे तो एक दिन का, तो 64 डेज का कितना हो जाएगा, 8500 इंटू 8% इंटू 64 डिवाइड 365, 119.23, 119.23, ठीक है। तो इसका मतलब अमाउंट टू बी पेड कितना हो जाएगा, अमाउंट टू बी पेड हो जाएगा, कितना पे करना पड़ेगा, 8,500 माइनस 119.23। देखो याद आ रहा है, जब मैंने ये वाला करवाया तुम लोग को, फर्स्ट जब कंसेप्ट दिया तुम लोग को इस क्वेश्चन से, तो मैंने यहाँ पर लिखा था ना कि हमें कितना पेमेंट करना है, तो मैंने लिखा था यहाँ पर हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा, जब ऐसे इंडिविजुअली लिखा था ना 36,500 प्लस प्लस वैसे, तो टोटल अमाउंट उसमें क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा उतना अमाउंट, ठीक है। तो टोटल अमाउंट से लेस करके दिखाना पड़ेगा ना कि कितना अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा, तो 8,500 में रिबेट मिल रहा है, तो 8,500 माइनस 119.23, तो ये हो गया 8380.77, इतना पे करना पड़ेगा। अच्छा, और अगर हम लोग दूसरा पॉइंट बी अगर देखें, उसमें हमें कौन सा डेट बता रहा है, अगर हम लोग 14 जुलाई को पे करते हैं, एवरेज ड्यू डेट तो हम लोग का कैलकुलेट हुआ है 21 ठीक है, और अगर हम लोग पे करते हैं जुलाई मतलब उसके बाद, तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एवरेज ड्यू डेट के बाद पेमेंट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे मैम मैथ पोस्ट में एवरेज ड्यू डेट 28 में निकाल के रखा है। एवरेज ड्यू डेट 28 में, नहीं 20 में। 28, हाँ वो इसीलिए हुआ है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, सेम अमाउंट ही होगा, लेकिन इन्होंने ना 130 लिया है, ठीक है। ये देखो, ये हम लोगों ने 131 लिया है ना, इन्होंने 130 लिया है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर इन्होंने ऐसा किया है, बाकी किसी जगह पे नहीं किया है, मतलब ये 0.2 है बोल के 130 लिया, 131 नहीं किया है, लेकिन ये यहाँ पर ही किया है, इस ऐसे नहीं करना है हम लोगों को, क्योंकि बाकी हम लोग आगे का जब भी क्वेश्चन देखेंगे ना, वहां पर देखेंगे हर जगह पे राउंड अप ही किया है, बस ये क्वेश्चन में नहीं किया है, तो हम लोग किसी एक ही अप्रोच से चल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में हमें एक दिन ऐड करने के लिए बोला गया है, चाहे हमारा वैल्यू 5 से कम हो या ज्यादा, जैसे 130.2 मैथमेटिक्स के हिसाब से तो इसे 130 लेना चाहिए, क्योंकि ये 5 से कम है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन तुम लोगों को मिलेगा जहां पर ये इन्होंने 130 रखा है, बाकी आगे का हम लोग जो भी क्वेश्चन करते जाएंगे वहां पर देखोगे पॉइंट आने पे ही उन्होंने राउंड अप कर दिया है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर 131 ले लिया है, और तुम लोग भी एग्जाम में आए तो हमेशा राउंड अप ही करना, क्योंकि किसी एक ही लॉजिक से हमें चलना चाहिए, और लॉजिक ये रहेगा हम लोगों का कि जब भी एक्स्ट्रा होगा तो हम लोग उसे राउंड अप कर देंगे, ठीक है, पॉइंट पे कुछ भी आएगा, तो यहाँ पर ये वाला को इग्नोर कर दो, ठीक है, ये इसीलिए हुआ है क्योंकि इन्हें 130 लिया है 131 के जगह, ठीक है, लेकिन हम लोग हर जगह पे अलग अलग तरीके से तो नहीं ले सकते हैं, कोई भी एक ही अप्रोच से हमें चलना चाहिए, तो हम लोग यही वाला अप्रोच लेंगे कि हमें इसे राउंड अप कर देना है। अभी आगे का क्वेश्चन करोगे ना जो भी, तो तुम लोग देखना कि वहां पर सारी जगह पे जो है राउंड अप ही किया हुआ है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर बोल भी दिया है अप टू ए होल नंबर तक हमें लेना है, ठीक है, ये चीज हमें बता भी दिया है, बट वहां पर बाई चांस वैसा कर रखा है, पता नहीं क्यों, ये पहले से ही कर रखा है, इसको चेंज भी नहीं किया है, तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको राउंड अप ही करेंगे, इसी वजह से आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, और कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग इसका देखते हैं, ये हो जा रहा है हम लोग का पोस्ट पेमेंट, पोस्ट पेमेंट हो रहा है, ठीक है, हम लोग 21 के जगह 14 को पे करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें लिखेंगे इफ पेमेंट इज डेफर्ड, मतलब देने में अगर देरी कर रहे हैं, टू 14 जुलाई इंटरेस्ट इज टू बी पेड फ्रॉम, तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा कब से कब तक का,
21 मई से लेके 14 जुलाई तक का, दैट इज कितने दिन होंगे वो देखना पड़ेगा। और इंटरेस्ट हो जाएगा, अमाउंट है हम लोग का 8500 इंटू 8% इंटू जितना डेज होगा डिवाइडेड बाय 365। अब डेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। 21 मई से लेके, तो मई, जून, जुलाई, ठीक है। तो जुलाई का कितना दिन है, जुलाई का है हम लोग का 14 डेज। जून का कितना दिन होता है, 30th होता है। और मई का कितना हो जाएगा, मई वैसे होता है जैन फेब मार्च अप्रैल में 31 का होता है, 31 माइनस 21, तो ये कितना हो जाएगा 10 डेज का, 30 और 10 40 50 54 डेज हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लेंगे 54 डेज, 54 डेज, 8500 इंटू 8% इंटू 54 डिवाइड 365, ठीक है। तो ये आ जा रहा है 100.60। तो हमें अमाउंट टू बी पेड कितना हो जाएगा उस केस में, अमाउंट टू बी पेड, तो जो देना है 8500 वो तो देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ ये भी हमें पे करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 8600.60, ठीक है। 8600.60 ये हम लोग का आंसर आएगा। अब इनके साथ शायद आंसर डिफर कर जाए क्योंकि इन्होंने इस तरीके से लिया है, देख लेते हैं। 11, हाँ इनका आएगा, डिफर तो करेगा 117 क्योंकि डेज चेंज हो जाता है ना, तो 117 आ जाएगा यहाँ पर। ये देखो 117 मेरा 119 आया है, इतने से चेंजेस तो होंगे क्योंकि जहां पर डेट ही हमारा चेंज हो गया। बट आगे जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना, इससे तुम लोग देखना कि वहां पर हमारा जो है पूरा जो राउंड अप ही कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर ये 34.7 35 क्या है, 18 में यहाँ पर 43, यहाँ पर 43 डायरेक्ट आया कि नहीं पता नहीं, ठीक है। आगे करेंगे ना तो हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट ऑब्वियसली है कि यहाँ पर एक ही क्वेश्चन ऐसा है कि जो किया हुआ है, लेकिन एवरेज ड्यू डेट को राउंड अप करके ही किया जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने एक दिन इसमें ऐड ही किया है, भले ही ये 0.2 है, ठीक है। इसमें पूरा मैथमेटिकल कंसेप्ट वैसा नहीं होता है, यहाँ पर हमें वो ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये वाला देखो, इसीलिए हम लोग का थोड़ा सा आंसर डिफर होगा, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग किसी भी एक तरीके से कर सकते हैं। तो ये इलास्ट्रेशन 2 हो गया। अब इसके बाद देखो जो इलास्ट्रेशन 3 है, ये तुम लोग चाहो तो ट्राई करके देख सकते हो। इलास्ट्रेशन 3 कर पाओगे क्योंकि देखो कोई कैलकुलेशन तो है नहीं, बस यहाँ पर मतलब कोई डेबिट क्रेडिट है नहीं, नॉर्मल कैलकुलेशन करना है तुम लोग को। बस एक चीज का ध्यान रखना है तुम लोग को, अगर यहाँ पर जो है बिल दिया हुआ है, तो बिल का क्वेश्चन लास्ट दिन शायद कंसाइनमेंट में भी मैंने थोड़ा सा बोला था। अगर टर्म्स 3 मंथ्स है, तो जैसे 10 अगस्त से लेके अगर तुम लोग को 3 मंथ्स कैलकुलेट करना है, तो 10 अगस्त से 10 सितंबर, 10 सितंबर से 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर से 10 नवंबर, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 दिन ग्रेस ऐड कर देना, ये मैंने कंसाइनमेंट में बताया ना, ग्रेस दिया जाता है। तो क्योंकि ये बिल्स है, ये देखो बिल्स बिल्स दे दिया है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो ये 13 नवंबर हो जाएगा ड्यू डेट। इस चीज का ध्यान रखना है, मतलब हर एक ड्यू डेट पे हमें 3 दिन ग्रेस ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमें जो है ड्यू डेट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करना है, सिर्फ मंथ तक करना काफी नहीं है, हर जगह पे 3 दिन हमें ग्रेस ऐड करना है, क्योंकि ये बिल्स है, बिल्स, ठीक है, इसी वजह से। और डेज होगा तो डेज की तरह कैलकुलेट करना है, डेज का तो कैलकुलेशन हम लोगों ने सीखा, मंथ वाला भी मैंने बता दिया। बस एक चीज का ध्यान रखो, हर जगह पे 3 दिन ग्रेस ऐड करना है। अगर क्वेश्चन में हमें बताया है कि ये बिल्स है, ठीक है, तब ऐसे करना। और यहाँ बता दिया है फेब को 28 लेना है, तो तुम लोग 28 ही लेना, ठीक है। और इस क्वेश्चन में जैसे हम लोगों ने 28 अपने मन से लिया है, तो तुम लोग उसके लिए नोट लिख देना कि एज्यूम 28। और अगर कभी क्वेश्चन में 29 दे देगा तो हम लोग 29 फॉलो करेंगे, ठीक है। ठीक है, फिर तुम लोग 3 और 4 जो है ये दोनों करके देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद 2 पार्टी वाला इन्वॉल्वमेंट वाला ट्रांजैक्शन आ जाएगा, लेकिन 3 4 जो है तुम लोग होमवर्क में ट्राई करके देख सकते हो, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इलास्ट्रेशन 3 और इलास्ट्रेशन 4 ये होमवर्क में हम दे देते हैं, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।